हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर, जहां पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एसएससी एमटीएस 2023 के लिए जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सुपर मॉक, यानी ये 2 in 1 है। 2 मॉक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप सारी चीज़ों को सुनिएगा, लिखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। यकीन दिलाता हूँ आप सभी लोगों को, जैसे CHSL के अंदर अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन फंसे थे, वैसे एमटीएस के अंदर भी अपने सारे के सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। बस एक चीज़ का आप लोग थोड़ा सा गौर किया करिए, जब भी मैं आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ रिलेटेड टू आपके जो भी ग्रामर के कंसेप्ट है या वोकैबुलरी को लेकर के है, उसको अपनी नोट्स में लिख लिया करिए और उसको पढ़ लिया करिए, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और रेलेवेंट होते हैं। तो उसको लिखना सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी है। तो एक बार आप सभी बच्चे बता दीजिए, आप लोग अच्छे हो। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। आप सभी लोगों को सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सफलता के लिए, पेशेंस, तो उसके साथ जरूर बैठिएगा, हर चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सेशन को शुरू करने से पहले आप बच्चों को बताना चाहूँगा, जो अपना टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय जेसर, अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आप सभी बच्चों को वोकैबुलरी, ध्यान से सुनिएगा आप सभी बच्चे, यहाँ पे वोकैब की पीडीएफ डाल दी गई है। पिछले 20 सालों में पूछे गए जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, फिक्स प्रेपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सब कुछ पढ़ गई है। इवन मैंने सिनोनिम और एंटोनिम जितनी क्लासेस पढ़ाई थी सबको कंपाइल करके उसकी भी पीडीएफ मैंने डाल दी है। और साथ में आपके जो टॉपिक वाइज होते हैं, यानी नाउन से लेकर के जितने भी 18 चैप्टर्स हैं, सबके 20 साल में पूछे गए क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन सब कुछ फ्री में पढ़ा है। चाहे प्रैक्टिस करनी हो, चाहे आपको वोकैबुलरी करना, वो भी। और डेली क्लास की जो पीडीएफ होती है वो भी इसके ऊपर डाल दी जाती है। तो बच्चे इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको क्लास की डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी और साथ में आपको पूरे पीडीएफ भी मिल जाते हैं जो भी आप सभी लोग के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलो जी। यहाँ पे बताना चाहूँगा बिगेस्ट ऑफर जो आपको अनअकैडमी पे दिया जा रहा है, अप टू 50%। आप यहाँ पे सीधा सीधा देखिए, अगर आप 4,336 रुपये पे करते हैं तो यहाँ पे बच्चों को मिल रहा है 24 महीने प्लस 12 महीने, यानी ये 36 मंथ है। और अगर 3,644 रुपये तो 12 प्लस 12 यानी 24 महीने। कहने का मतलब ये हुआ भाई कि आप सभी लोगों को इतने रुपए में 24 महीने मिल जाएगा। तो बच्चे, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जेट10 कोड लगा करके इसको अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में आपकी जो भी पीडीएफ होती हैं, क्लास नोट्स होती है, सब कुछ मिल जाएगा। जिस भी टीचर से पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। तो चलिए इस सेशन को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखिए तो लिखा है सून और लेटर आर एफर्ट्स विल बी रिवार्डेड। ठीक है, कह रहा है कि चाहे होता ना सून और लेटर, लेट या लतीफ, जल्दी या बाद में, अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका हमें अवार्ड तो दिया ही जाएगा, उसका अवार्ड तो मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे सून नहीं होगा, यहाँ पे देख के ही सारे बच्चा बता सकता है कि सर सून नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूनर होता है, सूनर और लेटर। ठीक है, ये बहुत आसान था, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया।
एक मिनट, एक मिनट। अभी आ रही क्या आवाज आप सभी लोग को? बताइए प्लीज। चलो बताओ। एक लड़का कह रहा सर हम तो बहरे हो गए। बच्चे अब बताओ आवाज आ रही है? अच्छा एक बात बता दो, ये मुझे बता दो, आप कहां तक आप लोगों ने सुन लिया था? कहां तक आप लोगों ने सुन? फिर से गायब हो गई? फिर से तो गायब नहीं होगी, अभी आ रही होगी। ठीक है, ये हो गया था आप सभी लोगों का? चलो मैं एक बार बता देता हूं। देखिए सुन लीजिएगा एक बार ध्यान से सभी बच्चे। पहला क्वेश्चन आपका था सून और लेटर आर एफर्ट्स विल बी रिवार्डेड। तो मैंने यहां पे कहा सून और लेटर नहीं होगा, सूनर और लेटर होगा। तो बच्चे ये सूनर और लेटर जो आपकी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है एट सम फ्यूचर टाइम, यानी ऐसा कोई कार्य जो भविष्य में होने वाला है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो उसके लिए सूनर और लेटर का यूज किया जाता है, सून और लेटर नहीं होता। ठीक, पहली बात हमने ये बताई थी। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि ये आपका जो ईडियम है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? मैंने कहा यहां पे आपसे सरप्राइज और मैंने कहा शॉक। अब यहां पे एक बात बताइएगा, मैंने कहा आंसर आपका सी होगा, तो आप कहोगे सर यहां लिखा है टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज। तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए बच्चे, अगर आपको कोई ऐसी खबर मिलती है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या हो जाओगे? आप कहोगे सर सरप्राइज हो जाओगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 5 रुपए दिए, लेकिन रात में मैंने कॉल कर दिया था सुनो मैं तुम्हें कल 5 रुपए दूंगा, और मैंने आपके हाथ में 5 रुपए रख दिए। आप सरप्राइज हो गए, आप शॉक हो गए? आप बिल्कुल नहीं हो गए। जैसे मैं आपको बताऊं ही नहीं, मैं आपसे बोलूं कि कल आना, ठीक है, और जैसे आप आए, मैंने आपके हाथ में 5 रुपए रख दिए, आप सरप्राइज हो गए, अरे यार जय सर ने हमें 5 रुपए दे दिए, कितना बड़ा अमाउंट है। तो आप सरप्राइज हो जाओगे, आप शॉक हो जाओगे। तो कोई भी अगर अनएक्सपेक्टेड चीज होती है तो उनसे इंसान क्या हो जाता है? सरप्राइज हो जाता है। तो अगर कभी भी बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आता है, तो अगर अनएक्सपेक्टेड न्यूज ना दे तो आप ध्यान से सुनिए, सरप्राइज या शॉक भी दे सकता है। क्लियर है सारी बातें? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे। लिखा हुआ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट्स यू एट द कॉनोकेशन पार्टी। यहां पे देखिए मैंने आपको बहुत बारी बताया है एक चीज को, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लुक फॉरवर्ड टू की बात करता हूं, ठीक है, या आपको मैंने बताया था अगर मैं पे अटेंशन टू की बात करता हूं, पे अटेंशन टू की बात करूं, या मैं लुक फॉरवर्ड टू की बात करूं, या बच्चे मैं गिवन टू की बात करूं, या फिर मैं टेकन टू की बात करूं, टेकन टू, या फिर मैं अवर्स टू की बात करूं, अवर्स टू, ये सारे के सारे फ्रेजेस मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं। मैंने कहा था कि इनके बाद आप ध्यान देंगे कि हम किसका यूज करते हैं? जेरेंट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, जेरेंट फॉर्म क्या होता है? मैंने कहा था जेरेंट फॉर्म होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम जिसे कहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था ही हैज कम हियर विद अ व्यू टू, अब मैंने यहां पे लिख दिया इंसल्ट मी। तो यहां पे एक चीज गौर करिएगा आप सभी लोग, अगर ध्यान से देखिए तो यहां पे मैंने लिखा विद अ व्यू टू। तो ये जो हमारी फ्रेज होती है ना, चाहे विद अ व्यू टू है, चाहे लुक फॉरवर्ड टू, चाहे पे अटेंशन टू, चाहे गिवन टू, टेकन टू, अवर्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमेशा जेरेंट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहां पे आप क्या यूज कर लोगे? इंसल्टिंग। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और देखिएगा आप सभी लोग, मैंने लिखा दे पे नो अटेंशन, और मैं यहां पे लिख दूं टू शाउट। तो आपने एक चीज पता है कि अगर मैं ये लिख रहा हूं तो यहां पे आपको क्या करना है? शाउट नहीं यूज करना है, आपको क्या यूज करना है बच्चे? शाउटिंग यूज करना है, क्योंकि इन फ्रेजेस के बाद हम जेरेंट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए लुक फॉरवर्ड टू लिखा हुआ, तो यहां पे मीट मत करिए, यहां पे मीटिंग कर दीजिए। जो हमने 100 गोल्डन रूल्स पढ़ाया है उसके अंदर मैंने आपको ये चीज बता रखी है, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। डन, क्लियर है? ठीक है सर, ऐप पे फाउंडेशन बैच लेना है, ऐप शो नहीं हो रहा है। चलो बच्चे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा कि जो मोस्ट नेचुरल्स डायमंड्स हैव सम टाइप ऑफ, देखो कह रहा कि जो नेचुरल डायमंड्स होते हैं
हैव सम टाइप ऑफ, उसमें कुछ तरह की क्या होती हैं, वो कह रहा खामियां होती हैं। तो अगर आप एक एक चीज को बात करेंगे तो ये फ्लोर है, फ्लोर का मतलब सबको पता है भाई, इसका मतलब फर्श होता है, जिसको हम लोग ग्राउंड भी बोल लेते हैं, ठीक है, सरफेस हम बोल लेते हैं। मैं इस फ्लोर की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, आपने कहा सर पाउडर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने कहा आटा बोलते हैं, आटा वगैरह आपने देखा होगा वो पाउडर फॉर्म में होती है, वो होती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ना तो ये होगा ना तो ये होगा। अच्छा जी, फ्लो तो आप सभी बच्चों को ऑलरेडी पता है, तो फ्लॉ, फ्लॉ हो जाएगा। फ्लॉ मतलब क्या होता है, जिस चीज में कोई फॉल्ट होती है, जिस चीज में किसी तरह की कोई त्रुटि होती है, या जिस चीज में किसी चीज की कोई कमी होती है। तो मुझे आप सेंटेंस पढ़ें और सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, कहीं पे भी आपको ये फ्लोर की बात या फ्लोर की बात या फ्लो की बात हो रही नहीं हो रही है, एक ही आपको अप्रोप्रिएट या सुटेबल वर्ड लगेगा, दैट इज फ्लॉ। तो जब कभी आपको चीजें ना समझ में आए तो आप इस तरीके से एलिमिनेट करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहला हो गया। अगले की तरफ बढ़ेंगे बच्चे, देखो क्या लिखा हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड राइटिंग ऑफ वेरियस ऑथर। देखिए यहां पे कलेक्शन की बात कर रहा है, कलेक्शन मतलब समूह की बात कर रहा है, सेलेक्टेड राइटिंग, ठीक है, सेलेक्टेड राइटिंग के समूह की, ऑफ वेरियस ऑथर्स, जो बहुत सारे ऑथर्स ने मिलकर के लिखी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एक एक करके मेरी बात को सुनिएगा आप। जैसे आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, सिक्वल, ठीक है, किसी मूवी का क्या आ रहा है, सिक्वल आ रहा है, तो सिक्वल मतलब क्या हो सकता है, हम इसको फॉलो अप बोल सकते हैं, ठीक है, या बच्चे हम इसको क्या बोल सकते हैं, आपने कहा सर कंटिन्यूएशन बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि बाहुबली का पार्ट 1 आया, उसके बाद बाहुबली का पार्ट 2 आया, इसी तरीके से आप देखते होंगे वेब सीरीज होती है, मूवीज होती हैं, उनकी सिक्वल बनती हैं, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो कंसिक्वेंसेज होते हैं, रिजल्ट होते हैं, जो सीरीज में आती रहती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सिक्वल। आप कहोगे एंथोलॉजी क्या होता है, एंथोलॉजी ही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी चीजें मैं आपको बता देता हूं। एटमोलॉजी क्या होता है, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। जो भी आप वर्ड्स पढ़ते हो, ठीक है, जो भी आप शब्द पढ़ते हैं, उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उस शब्द का इतिहास क्या है, अगर इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो एटमोलॉजी होता है। फिर से मेरी बात को सुनना बच्चे, यही याद कर लो मेरे साथ। जैसे आप कोई भी जब वर्ड पढ़ते हैं तो किसी भी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसी शब्द का इतिहास क्या है, किसी शब्द की डेवलपमेंट कैसे हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो हमारा क्या होता है, आपने कहा एटमोलॉजी होता है। ट्रायलॉजी क्या होता है, ट्रायलॉजी होती है सीरीज ऑफ 3 बुक्स, अ सीरीज ऑफ 3 बुक्स, 3 किताबों की जो श्रृंखला होती है उसी को हम ट्रायलॉजी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे मैंने एक ग्रामर की किताब निकाली, एक वोकैब की किताब निकाली, एक कंप्रहेंशन की किताब निकाली, ठीक है, ये 3 किताब निकाली, और सबसे इंपॉर्टेंट जिस दिन मैं निकालूंगा उस दिन आपके लिए ये फ्री होगा। ग्रामर, वोकैब और कंप्रेंशन, ये तीनों किताबों की जो श्रृंखला होती है उसको हम ट्रायलॉजी बोलते हैं। तो आपने कहा कि सर आंसर यहाँ पे हमारा सी हो गया, बाकी चीजें भी हमको क्लियर हो गई, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे बच्चे लिखा है इट वाज द लास्ट ऑफ द पजल, ठीक है। पजल मतलब क्या होता है, आपको पता है, पजल मतलब पहेली होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा आपकी सहूलियत के लिए, अगर कभी भी आपसे ये देते पजल और पजल का आपसे सिनोनिम पूछ ले तो ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, यहाँ पे आप क्या लिख लीजिएगा, कंफ्यूजन। इसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, इसका मतलब क्या होता है, डिसरप्शन होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। खैर आते हैं यहाँ पे, अगर मैं बच्चे पीक की बात करूँ, पीक का मतलब वेक्स होता है। आप कहोगे वेक्स मतलब क्या होता है, मैंने कहा एंगर होता है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, अनॉय बोलते हैं, या जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आउटरेज बोल सकते हैं, या हम इसको इनरेज बोल सकते हैं। देखिए अगर आप पीक वर्ड बोलते हो, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर एग्जाम में आए और आपसे पूछे इसका सिनोनिम क्या है, जैसे आए दिन हम किसी न किसी से रूठ जाते हैं किसी भी बात पे। जैसे बहुत बार ऐसा कमेंट में होता है कि मान लीजिए आपने कोई कमेंट किया और हम पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है, हम इधर देख रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे मुझसे नाराज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उसको बोलूँ इनरेज, खैर ये तो बहुत नेगेटिव वर्ड है, वो तो आपका प्यार होता है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं इरिटेटिंग। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप, जैसे इरिटेट हो गया, इनरेज हो गया, वेक्स मतलब नाराज होना होता है, वेक्सेशन जिसको बोलते हैं, एंगर या अनॉय, ठीक है। आप कहोगे सर पीस मतलब क्या होता है, बच्चे पीस मतलब सबको पता है, इसका मतलब काम होता है, इसका मतलब क्या होता है, आपने कहा सर ट्रैंक्विल होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्लेकेट हम लिख सकते हैं, PLACAT। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, प्लेसिड लिख सकते हैं, मतलब जिसको हम शांत बोलते हैं। अब आप कहोगे सर प्रीस्ट मतलब क्या होता है, भाई देखो भाई, प्रीस्ट मतलब होता है क्लर्जी मैन, या जिसको हम चर्च मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्लर्जी मैन, जो पादरी होता है ना, क्लर्जी मैन,
या जिसको हम चर्चमैन बोलते हैं, पादरी। यहाँ पे एक ही चीज़ बचा, आपका पीस। आंसर पे हमेशा मत जाया करिए, आंसर तो अल्टीमेटली हमें लाना ही लाना है, लेकिन उसके पहले सीखना इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। तो इन सब की जो मीनिंग है ना, इनकी जो सिनोनिम है, प्लीज़ इन सबको लिख लिया करो, मेरी बात मानो। मैंने कल एक टेलीग्राम के ऊपर मैसेज किया था, रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। 12 बजे मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया था आप सभी लोगों के, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो पढ़े होंगे। एक्चुअली देखो, सही मायने में देखा जाए, अगर मैं मतलबी होता तो ज़िंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं, जीना आपको है, परिवार आपका है, सब कुछ आपका है। मेरा काम पढ़ाने का है, मैं पढ़ा के निकल जाता। मुझे कभी कभी होता है कि जब मैं तुम लोगों के बारे में सोचता हूँ तो कभी कभी मुझे सफोकेशन होता है, घुटन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये यार अभी 18, 19, 20, 22 साल के बच्चे हैं, हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्टक हो, किसी न किसी चीज़ में हो, चाहे वो फिनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, यानी किसी भी तरीके से ये जूझ रहा हो सकता है मेरी 2 बातें, मेरा पढ़ाना इनकी ज़िंदगी में कुछ काम आ जाए और इनकी ज़िंदगी बदल जाए। इसकी वजह से मुझे कभी कभी होता है रातों में नींद नहीं आती है, मुझे बड़ी सफोकेशन होती है। तो इस वजह से कल रात के 12 बज रहे थे, मैं तुम्ही लोगों के बारे में सोच रहा था, इवन वो सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको एक नौकरी की ज़रूरत है। तो मैंने एक मैसेज टाइप किया था आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेशन देती हैं और सही रास्ते पर लाने की मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आप कहीं पर भटके हो, कहीं पर बिछड़ गए हो, तो प्लीज़ उनसे निकल करके आप अपने ट्रैक पर आइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बच्चे यही नौकरी काम देने वाला है। बाकी लोग आते रहेंगे, बाकी लोग जाते रहेंगे, हाल चाल पूछ के नमस्कार कर लेंगे, ठीक है। तो खैर आते हैं भाई यहां पे अगले क्वेश्चन की तरफ। एस्केलेट वर्ड है, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा। एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब क्या होता है? एस्केलेट का मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज मतलब क्या होता है बच्चे? अगर आप किसी चीज को एस्केलेट कर देते हैं, आप किसी चीज को बढ़ा देते हैं। इंक्रीज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑगमेंट, ये जानते हैं, बड़ा प्यारा वर्ड है ऑगमेंट। ये यूजुअली बच्चा भूल जाता है, इससे आपको तो भूलना ही नहीं है, ठीक है, ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे प्लंज, देखो कुछ चीजें दी है, जैसे प्रिटेंड मतलब क्या होता है? प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना। बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे, दिखावा करना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? शो ही बोल सकते हैं, ठीक है। शो ऑफ करने वाला, दिखावा करने वाला, ये होता है हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी बोलते हैं, जिसको आप पता है अनरियल भी बोल सकते हो, अनरियल बोल सकते हो, जिसको आप इमेजिनरी बोल सकते हो। आप सोच रहे होगे सर ये जो इमेजिनरी वर्ड आपने यहाँ पे लिख रखा है, क्या ये सही होगा? क्या इमेजिनरी का मतलब होता क्या है? बच्चे देखो, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। अगर कोई चीज़ की आप कल्पना कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो अनरियल है, ऑब्वियस सी बात है आप शो ऑफ कर रहे हो, मतलब वो रियलिटी तो है नहीं। तो यहाँ पे प्रिटेंड हो गया। अब आप कहोगे सर यहाँ पे एम्प्लॉय वर्ड दिया गया है। एम्प्लॉय का मतलब होता है किसी को हायर करना। अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय है तो आप उसको क्या करते हो? एम्प्लॉय करते हो, उसको आप हायर करते हो। अगर मैं प्लंज की बात करता हूँ तो प्लंज मतलब क्या होता है? इसका मतलब जंप और डाइव क्विकली, जंप और यू कैन से डाइव क्विकली। जब आप कहीं पे तुरंत कूद जाते हैं, जैसे मान लीजिए नदी में देखा, जंप लगा दिया, किसी ने ऐसा डाइविंग करते हैं तो तुरंत जंप लगा देते हैं, तो उसे हम प्लंज बोलते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ, आप तो आंसर क्या होगा? देखो बच्चे, इसको रिलेट कैसे किया है उसने, मेरी बात को गौर से सुनना। यहाँ पे आपसे एंटेनिम पूछ रहा है, तो एंटेनिम यहाँ पे एस्केलेट है। बाकी इसका मुझे आप आंसर बताइए क्या होगा। एक बार सारे बच्चे इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? ये मैं आप सभी लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। बाकी एक मतलब और बता देता हूं, इसका मतलब क्या होता है? असॉल्ट। असॉल्ट मतलब क्या होता है? अटैक करना। तो मैंने एस्केलेट मतलब इंक्रीज बता दिया, प्लंज मतलब भी मैंने आपको बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया, बताना आपको है, ठीक है। आगे देखिएगा, आंसर आप सभी लोगों के ऊपर है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी लोग बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। आगे आइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहां पे लिखा है बच्चे माई फादर होम लास्ट वीक, ठीक है। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये जैसे सेंटेंस दिया है, ये सेंटेंस तो है बहुत आसान, लेकिन एक चीज गौर करना, ऐसे सेंटेंसेस में कंफ्यूज मत होना। पहले टाइम देखना, लास्ट वीक, ठीक है। अगर ये आपका टाइम है और ये टाइम आपका किस में है? अगर ये टाइम पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में आना चाहिए। तो ये वाला और ये वाला, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं, काट दो, ये कट गया, हमारे पास डी बचा। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैंने आप सभी बच्चों को दिया है, तो इस क्वेश्चन में एक चीज बच्चे और देखना, क्या ये क्वेश्चन सही है या ये क्वेश्चन गलत है। अपनी तरफ से जज करना, मीनिंग तो मैंने बता दी, उसके बाद मुझे आंसर बताना। अगर तुम्हें लगता है कि सर ये दिया गया क्वेश्चन गलत है तो वो भी बताना, क्योंकि एसएससी कभी कभी क्या करती है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो गलत होते हैं।
तो वो भी जज करना आप ही का काम है, क्योंकि बाद में आप उसको क्लेम भी कर सको। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको ये दिया गया है। ठीक है, ये बताइएगा। हंसी मजाक नहीं, अभी क्लास में अभी थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, इतनी हंसी आती कैसे है मुझे समझ में नहीं आता। चलो भाई आ जाओ। यहां पे देखो आप सभी लोग इमिटेट की बात करते हैं बच्चे। इमिटेट का मतलब होता क्या है? इमिटेट का मतलब होता है किसी चीज को कॉपी करना। ठीक है, कॉपी करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेरोक्स। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, मैंने आपको एक शीट दे दिया, मैंने कहा कि भाई इस शीट का आप जेरोक्स करवा के ले आइए, फोटो कॉपी हम जिसको बोलते हैं। तो इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, जेरोक्स करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इमेजिन दिया हुआ है, इमेजिन इसका होगा नहीं सिनोनिम। ठीक है, आपने कहा सर सरेंडर दिया गया। बच्चे देखो सरेंडर बहुत अच्छा वर्ड है। अगर मैं सरेंडर वर्ड की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता क्या है, ये सभी लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था किसी चीज को रिनाउंस करना। ठीक है, अगर आपने रिनाउंस कर दिया, रिनाउंस मतलब होता है सरेंडर करना, यानी किसी चीज को त्याग देना। मैंने एक बड़ा अच्छा वर्ड आप लोगों को बताया था, दैट इज एब्डिकेट। एब्डिकेट, ये भी ध्यान रखना है। अगर एब्डिकेट वर्ड नहीं आता है तो रिलिंक्विश वर्ड आता है, और ये तीनों वर्ड आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं। ये मेरा क्यू है। ठीक है, आप इसको जी मत समझिएगा, ये क्यू लिखा हुआ है मैंने। तो रिलिंक्विश हो गया। ठीक है, ये अजीब सा मुर्गे जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन खैर छोड़िए। एब्डिकेट है, रिनाउंस है, रिलिंक्विश है, यानी अगर आपने किसी चीज को एक तरीके से कहते हैं त्याग देना, जिसको पता है हम कभी कभी डिजर्टेड भी बोल लेते हैं, और डिजर्टेड के साथ साथ हम इसको फॉरसेक भी बोल लेते हैं, फॉरसेक। तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपसे पूछे त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना, तो आप रिनाउंस, एब्डिकेट, रिलिंक्विश, डिजर्टेड या फॉरसेक लिख सकते हैं। इन्वेंट मतलब होता है किसी चीज को क्रिएट करना। ठीक है, तो हमारे पास एक ही बचा, ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में क्लियर है भाई? चलें सर, आइए अगला। ठीक है, बस आप लोग इतना बता दिया करिए कि आप लोगों को समझ में आ गया, बाकी चीज़ें हम मैनेज कर लेंगे। अगर हम सिनोनिम की बात आपसे करें तो यहाँ पे देखिए वर्ड दिया है डिलाइटेड। देखो जी, अगर मैं डिलाइटेड वर्ड की आपसे बात करता हूँ तो कई बार मैं इसको बता चुका हूँ, आप लोगों के लिए नया तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ दोबारा एक बार बता दूँ, आप सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ जाए। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था एक वर्ड बच्चे, दैट इज एक्जुबरेंट। जरा मेरे साथ प्लीज़ पढ़िएगा आप सभी लोग। एक्जुबरेंट वर्ड है। अगर एक्जुबरेंट नहीं आता है तो वर्ड आता है आपके सामने एब्यूलिएंट। ठीक है, अब जरा ये दोनों की स्पेलिंग एक बार आप मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा EXUBERANT, EBULLIENT। आप एक काम करिए, इसको अंडरलाइन कर दीजिए और आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए। कारण मैं बता रहा हूँ, जब आप नोट्स बनाते हैं तो अंडरलाइन करने से ये आपको पता होगा कि बाद में इसको रिवाइज करना है, इसकी स्पेलिंग भी हम लोगों को देखनी है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे मैंने आपको एक वर्ड बताया था, दैट इज यूफोरिया। मैंने ये भी कहा था आप सभी लोगों को, चाहे यूफोरिया आ जाए या यूफोरिक वर्ड भी दे दिया जाता है। अच्छा, कुछ चीज़ें बहुत आसान होती हैं, जैसे एक और बड़ा प्यारा सा वर्ड है, दैट इज बुएंट। BUOYENT। इन सब का क्या मतलब होता है पता है? ये सब अच्छे वर्ड हैं जो हमारे दिमाग से उतर जाते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि नोट्स में आपको क्या करना है कि इसको अंडरलाइन आपको कर लेना है, तो जिससे आप इन चीज़ों को भूलो नहीं। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो एक अच्छा सा वर्ड है। मैं अगर अच्छा सा वर्ड बोलता हूं तो मतलब जो आपके दिमाग से निकल जाता है या जो आपके दिमाग से भूल जाता है, मैं उसको अच्छा बोलता हूं। तो जैसे रैप्चर हो गया। एक वर्ड है आपका एक्सटैसी, जरा मेरे साथ ये भी पढ़िएगा, एक्सटैसी, ये अच्छा वर्ड है। अच्छा, ये चीज़ें बड़ी आसान है, जैसे मेरी बोल दूं, या मैं मान लीजिए मर्थ बोल दूं, या मैं ग्ली बोल दूं, या मैं ब्लिस बोल दूं। ऐसा कोई वर्ड नहीं जो एग्जाम ने पूछा नहीं। आप कहोगे अच्छा यहाँ तक बात सर समझ में आ गई। तो कभी कभी दे देता है बच्चे जोवियल, कभी कभी तो जानते हैं क्या देता है, कन्वीवियल। ठीक है, कभी कभी आपसे क्या दे देगा, जॉयफुल दे देगा, ये भी दे देता है। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या देता है, जुबिलेंट दे देता है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। कभी कभी क्या दे देता है, इलेटेड दे देता है। अच्छा, इलेटेड नहीं देगा तो देखिए डिलाइट यहाँ लिखा हुआ है। और सबसे आसान वर्ड की अगर मैं आप सभी बच्चों से बात कर लूँ, दैट इज हैप्पीनेस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब खुशी होता है। ठीक है, और कभी कभी अगर ये सारी चीज़ें भी अगर आपको नहीं देगा तो क्या दे देगा, यहाँ पे आपके सामने चीयरफुल दे देगा। तो अब ये तो मत ही कहिए कि चीयरफुल आपने कभी सुना नहीं है। आपने चीयर लीडर्स देखे होंगे। ठीक है, चीयर IPL वगैरह में तो जो क्या करती हैं, चीयर करती हैं, लोगों को खुश करती हैं, तो चीयरफुल है। ठीक है, तो आपसे मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग चाहे जोवियल आ जाए, चाहे कन्विवियल आ जाए, चाहे जॉयफुल आ जाए, चाहे जुबिलेंट आ जाए, चाहे इलेटेड, चाहे हैप्पीनेस या ब्लिस आ जाए, ग्ली आ जाए, मर्थ आ जाए, मेरी आ जाए, एक्सटेसी आ जाए, रैप्चर आ जाए, यूफोरिक आ जाए, बुएंट आ जाए, चीयरफुल आ जाए, ये सब आपस में सिनोनिम है। इनका मतलब होता है हैप्पीनेस। और बच्चे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा।
इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आपका जो कंसर्न होता है सर वोकेबलरी में कितना पढ़ें, क्या लिखें, क्या क्या आती है, तो आप एकदम टेंशन मत लेना, ये लिख लेना, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं अनसूटेड, अगर वर्ड में बात करता तो अनसूट का मतलब होता है टू मेक अनफिट, ठीक है। मतलब सीधा सीधा बच्चे लिख लो, अनफिट लिख लो बस, ठीक है। अनफिट, जो चीज फिट ना हो, नॉट फिट। डिसलाइक आपको पता है, डिसलाइक मतलब क्या होता है? डिसलाइक मतलब हार्ट रेट होता है, यानी किसी से नफरत करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपने कहा सर हम लोथ बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, आप कहोगे कोर्स मतलब क्या होता है? आपने कहा कोर्स मतलब रफ होता है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्श बोलते हैं। जैसे टेक्सचर, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मैं उठा लेता हूँ जिसका टेक्सचर रफ हो, ठीक है। अब यहाँ मुझे कोई चीज़ दिख नहीं रही है जिसका टेक्सचर मुझे रफ दिखे, ठीक है। खैर आप समझ लो, जैसे दीवार होती है तो खुरदरी होती है ना, उसका टेक्सचर रफ होता है, हार्श होता है, उसको हम कोर्स बोल सकते हैं। सिनोनिम की बात करूंगा तो जॉयफुल यहाँ पे आपका सिनोनिम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप सभी बच्चों को समझ में आ गई, ठीक है। बताओ, क्लियर है? पहले एक चीज बता दीजिए, अच्छा ये जो चीजें हैं आप मतलब बोर तो नहीं होते ना? मैं आप बस इतना पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं कभी कभी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बस 17 ही लिखे हैं मैंने, ज़्यादा नहीं है, ये मात्र 17 वर्ड्स हैं। आप लोगों को ऐसा बोरियत तो नहीं होती? आप जैसे ये नहीं कि सर 4 5 में ही काम चला लो या 2 3 में ही काम चला लो, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना होता है कि अगर एक बार लिख दो तो बच्चों के दिमाग में बार बार चीज़ें घूमती रहेगी, तो इससे क्या होता है? प्रैक्टिस में याद हो जाता है। लेकिन फिर भी आप मुझे बता दो कि अगर आप लोगों को लगता है कि सर 2 4 से हम काम चला सकते हैं, तो हम 2 4 से काम चला लेंगे, ठीक है। ये आप लोग बता लीजिएगा, ठीक है, अगर आप लोग बोर हो जाते हो तो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बच्चे बताना है, ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मज़ा आता है आपके साथ अच्छा जी, अगर मज़ा आता है तो बेटी आ जाओ आगे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे लिखा क्या? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए हर, यहाँ पे लिखा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे अगर आप गौर करिए, एक्सप्रेशन में इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग आपकी गलत हो गई, ठीक है, EXPRE। अच्छा ये तो सही है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया अपना, और फिर क्या बचा यहाँ पे? एक ही चीज़ है, ये सही है। हर एक्सप्रेशन ग्रीव ब्लैंड अगेन, यानी ये ए इज द करेक्ट आंसर, यानी पहला करेक्ट आंसर है, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द एग्स आर वार्म इनटू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। अच्छा देखो, अब यहाँ पे लावा टू हैच फ्रॉम एग्स लिखा है, यानी किसी चीज़ में गलती नहीं होगी, गलती सिर्फ यहाँ होगी जो हमारा ये अंडरलाइन वाला पार्ट है। तो हमें पता है भाई, जो एक्स को अगर हम वार्म करने की बात करते हैं तो हमें ये पैसिव वॉइस में बनाना है। ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आर आ गया, आर के बाद हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये इज लिखा हुआ है, इसको तो हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। यहाँ पे आर वार्म्ड फॉर है, यहाँ पे आर वार्म्ड टू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? वार्म्ड फॉर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे वार्म्ड फॉर टू, वार्म्ड टू लिखिएगा। वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर, ठीक है। वार्म्ड टू समथिंग, वार्म टू समथिंग लिखिएगा यहाँ पे फॉर मत लिखिएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आई वॉक्ड डाउन द स्टेयर्स केयरफुल टू बी एज क्वाइट एज पॉसिबल। अब जरा गौर से एक बार पढ़िए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टेयर्स मतलब क्या होता है, सारे बच्चों को पता है सीढ़ी होती है। अगर बच्चे एक बात बताइए, अगर आप सीढ़ी से वॉक डाउन कर रहे हैं यानी आप नीचे उतर रहे हैं, तो कह रहा है कि आप सावधान रहिए, टू बी एज क्वाइट एज पॉसिबल, ठीक है। बिल्कुल सावधान शांत रहिए जितना संभव हो सकता है। तो अगर आप बताइए सीढ़ियों से उतरोगे तो यहाँ पे एक चीज लिखा है नीट। नीट मतलब क्या होता है भाई? टाइडी हम जिसको बोलते हैं, क्लीन बोलते हैं, यानी साफ सुथरा, ठीक है। ये तो होगा नहीं। आप कहोगे सर फ्यूरियस मतलब क्या होता है? आपको पता है फ्यूरियस मतलब एंगर होता है, फ्यूरियस मतलब इनरेज होता है, फ्यूरियस मतलब आउटरेज होता है। अब यहाँ पे एक बात बताइए, क्या हम गुस्से की बात कर रहे हैं? आप कहोगे सर गुस्से की भी बात नहीं हो रही है, जिसको हम फियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक वर्ड और लिखना चाहिए तो फियर्स लिख लीजिए। तो आप कहोगे सर एक बात बताइए, सीढ़ियों से उतरने में गुस्से का कोई रोल ही नहीं है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे ऑर्डरली तो होगा नहीं। यहाँ पे बच्चे एक ही चीज़ है, अगर आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो आप क्या रहिए? आप हीडफुल रहिए। आप क्या रहिए? आपने कहा सर आप केयरफुल रहिए। आप क्या रहिए? आप ऑब्जर्वेंट रहिए, ऑब्जर्वेंट रहिए। आप क्या रहिए? आपने कहा वॉचफुल रहिए, वॉचफुल, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अटेंटिव रहिए, अटेंटिव। या आप क्या बोल सकते हो, आप क्या रहिए? आप अवेयर रहिए। या आप क्या रहिए? आपने कहा आप अलर्ट रहिए, अलर्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सीढ़ी से उतरेंगे तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर कभी भी ये वर्ड आ जाए कॉशस,
और इसका आपसे सिनोनिम पूछ ले तो सिनोनिम में आपका हेडफुल आ सकता है, वॉचफुल आ सकता है, अटेंटिव आ सकता है, अवेयर आ सकता है, अलर्ट आ सकता है, ऑब्जर्वेंट आ सकता है, केयरफुल आ सकता है। पहले बताइए बात समझ में आ गई? देखिए अभी पूजा जी ने बड़ी अच्छी बात करी। ये कमेंट देखो मेरी नज़र में, एक जैसे मैं ऐसे पलटता हूं तो ऐसे मुझे दिख जाते हैं। जैसे उसने कहा कि गाइज इस सेशन को लाइक कर दो, ठीक है, इस सेशन को लाइक कर दो, इस सेशन को लाइक कर दो। अब तुम्हें लग रहा होगा ये बात मैंने 3 बार बोली, 3 बार नहीं बोली, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, रिपीट 3 बार हुआ होगा, तुम्हें 3 बार सुनाई पड़ा होगा, ठीक है। तो बच्चे देखो यहाँ पे हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, तो हमें तो मिल तो अपना आंसर रहा ही है, आंसर के साथ बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल रही है, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है कि हेलो सर, बिग फैन। मैं भी आप सभी लोगों का फ़ैन हूँ। आप लोगों को ये मजाक लगता होगा, लेकिन ये मजाक नहीं है। आप अगर मुझे लव यू बोलते हो तो वो भी मुझे हिट करता है, आप बोलते हो बिग फ़ैन हो, जो भी बोलते हो सब हिट करता है। आप जो मेरे लिए सोचते हो वही मैं आपके लिए सोचता हूँ, बस ऐसे समझ लीजिए। अब बच्चा वो सोच रहा है अरे हम तो इनको गाली देते हैं, हम इनको भला, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो मैं वो आपके लिए नहीं सोचता हूँ, मैं वो आपके लिए अच्छा ही सोचता हूँ, तो आप उसके लिए टेंशन मत लो। हाँ, जो प्यार करते हैं, जो अच्छा सोचते हैं, मैं भी उनके लिए अच्छा सोचता हूँ, बाकी जो बुरा सोचते हैं मैं उनके लिए भी अच्छा सोचता हूँ। तो आओ बच्चे, यहाँ पे क्या है अपने सामने, पीटर किन readjusted his hat and soon was listening to the conversation with as much interest as I was। अब जरा बताइए यहाँ पे कोई, देखो जब आपको समझ में ना आए ना कि करना क्या है, आप पता है बस एक चीज करो, एक चीज देखो यहाँ पे, ये बच्चे एज लिखा हुआ है, ठीक है, एज के साथ एज आता है, आपने कहा सिर बिल्कुल आता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर एज के साथ हम एज लिखते हैं और हम सो के साथ एज लिखते हैं, इनको हम सिमिली बोलते हैं, एडजेक्टिव में पढ़ाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि सी इज एज गुड एज हर सिस्टर, हर सिस्टर, ठीक है। और मैंने दूसरा लिखा सी इज नॉट सो गुड एज हर सिस्टर। अगर आप दोनों बातों को यहाँ पे ध्यान दे पाओ तो जरा ध्यान दीजिए, मैं लिखना और कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे बच्चे मैंने एज के साथ एज लिखा, यानी ये हमने पॉजिटिव सेंस में बात करी। यहाँ पे देखिए सो के साथ एज किया, नेगेटिव सेंस में बात करी कि सी इज एज गुड एज हर सिस्टर, वह उतनी अच्छी है जितनी उसकी बहन। और मैंने कहा सी इज नॉट सो गुड एज हर सिस्टर, वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी उसकी बहन। यहाँ हम कोई देखो नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कॉन्वर्सेशन विद एज मच इंटरेस्ट एज। अब देखिए जो ये इंटरेस्ट है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये कोई काउंटेबल तो है नहीं कि जिसके साथ हम मिनी लगा दें, ये तो वैसे भी नहीं लगेगा, ये दोनों हट गया, यहाँ सो नहीं लगेगा, नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, तो कोई एरर ही नहीं है ना यहाँ पे, नो इंप्रूवमेंट। आगे बात समझ में, ठीक है। सर फाउंडेशन बैच लेना है, ऐप पर सो नहीं कर, बच्चा मानोगे नहीं, फाउंडेशन लेके रहना है, आज मान जा, पढ़ाने दे, इसको पैसा देने की देखो कितनी जल्दी है, ले। मैं भाई ग्राहक खड़ा, कैसा दुकानदार है रे तू, कब से एक ग्राहक खड़ा है कह रहा पैसा ले पैसा ले, तू क्या धंधा करेगा रे, इसके दिमाग में ये चल रहा होगा तू क्या टीचर बनेगा रे, तुझे तो बेचने ही नहीं आता, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ कब से, और वो कह रहा है कि इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से मैं इग्नोर करूँगा बेटा, मैं लास्ट में बता दूंगा, लिंक दे दूंगा, अभी मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक ऑफर के बारे में सोच रहा हूँ कि जैसे अभी जो है आपका बैच वो और सस्ता हो जाए, ठीक है, वो ऑफर के बारे में सोच रहा हूँ। सीजीएल बच्चे जो भी सीजीएल या सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी के रूप में मैं आने वाला हूँ। जो आपके पॉकेट मनी ऐसे डालिए, आप समोसे के लिए ऐसा पैसा निकालते हैं, ठीक है, अच्छा इसमें तो जय सर का कोर्स आ जाएगा, एक दिन समोसा नहीं खाएंगे, जय सर का कोर्स लेकर के पढ़ लो। मैं वो वाली सोच रहा हूँ, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ कि इसको महंगा पड़ जाएगा, लेकिन ये लड़का जो है हमारे पीछे पड़ गया है, ठीक है। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नॉट, क्या बोलूं यहाँ पे, हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, सीन। आई हैव नॉट सीन योर सिस्टर सिंस सी केम टू दिस सिटी, तो यहाँ पे बच्चा सीन लिख लो, ये तो वैसे भी बहुत इजी था, ठीक है। वाह जी वाह, यहाँ पे देखिए बहुत पिटोगे तुम लोग, ठीक है, ये कैसे कैसे इल्जाम यहाँ पे मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपका लाइव सेशन कोई शेयर नहीं करता। हाँ बेटा, ये तो बड़ी गलत बात है, इस पर मैं एक बैठक करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, यहाँ पे आ जाते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमें कछुए और खरगोश की कहानी बताई जाती है, कौवे और बंदर की कहानी बताई जाती है, ठीक है,
उसमें हमें कुछ न कुछ नैतिक ज्ञान दिए गए होते हैं, यानी मोरल स्टोरी दी गई होती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग पैरेबल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको फैबल भी बोल सकते हैं, फैबल, या आप इसको मोरल स्टोरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। बायोग्राफी की बात करता हूं तो बायोग्राफी किसी भी इंसान की बच्चे जो लाइफ स्टोरी होती है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं। अच्छा जी, आगे देखिएगा, एग्जाम वर्ड की बात करते हैं तो इसका दो मतलब होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, पहला, ये जो आपका इस्टेब्लिश्ड प्रूफ होता है, इस्टेब्लिश्ड प्रूफ, मैथ्स वगैरह जब आप पढ़ते हैं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जब आप मैथ्स वगैरह पढ़ते होंगे तो बच्चे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पहले से सिद्ध होती हैं, प्रूव्ड होती हैं, ठीक है। तो वो जो इस्टेब्लिश्ड प्रूफ होती है, पहले से जो चीजें सिद्ध होती है मैथमेटिक्स के अंदर, उसको हम ये बोलते हैं। अच्छा, उसके अलावा कोई ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, कोई ऐसा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, कोई ऐसा कथन, ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू हो, सच हो, उसके लिए भी हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। आप कहोगे मेमोर मतलब क्या होता है, सुनिएगा, हिस्टोरिकल या पर्सनल रिकलेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, जो भी आपके हिस्टोरिकल कलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं, यानी इंसान के अपने जो भी पर्सनल नॉलेज होता है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा बच्चे, जो भी आपका अपना पर्सनल नॉलेज है, उसके बेसिस पे जो भी चीजें आप इकट्ठा करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेमोर, ठीक है। तो हिस्टोरिकल या पर्सनल रिकलेक्शंस बोल सकते हैं, यानी आपके पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे जो चीजें होती हैं वो। तो आपने आंसर भी मिल गया और तीन चीजें भी क्लियर हो गई, ठीक है। बताइए, पहले मैं यहां पे लड़कों को ढूंढूंगा, कबीर सिंह, इन्होंने लिखा है, कोई कमेंट नहीं समझ में आया, जी से क्या है, जीएस खरदिया, एमएस धोनी अनटोल्ड स्टोरी, बायोग्राफी, ठीक है। देखो, एक लड़का दूसरा लड़का ढूंढे, कहाँ मिल रहा है भाई, अपना मुंडोले हिस्टोरिकल कलेक्शन, मुंडोले ने बोला, अब खुश हो गए, ठीक है। अपने बड़े भाई पे इल्जाम लगाते, शर्म नहीं आई तुमको, तुम्हारी रूह नहीं कांपी, तुम्हारे खून ठंडे नहीं पड़े, हाँ, कैसी बात करता, कह रहा है कि सर को देखो, जब भी घूमते हैं लड़कियों के कमेंट पढ़ते हैं, मैं भी कब से बोल रहा हूँ लाइक करने के लिए, पर आप सिर्फ लड़कियों की हाँ, सिर्फ लड़कियां, देखो तुम, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों के, ठीक है। तुम्हारी ये बोलते हुए हलक में ये जबान नहीं तुम्हारी लड़खड़ा रही, अटक नहीं रही है, तुम्हारे उंगलियां नहीं कांपी ये कमेंट करते हुए अपने बड़े भाई को, अरे बेशर्मो, सुधर क्यों नहीं जाते तुम लोग, कैसी कैसी बातें करो, सब हमारे यहाँ भाई बहन है, कैसा इल्जाम लगा रहा अपने बड़े भाई के ऊपर, तुम्हारी शादी में मंडप से तुम्हारी दुल्हन उठ जाएगी, भागने लग जाएगी, समझ रहे हो। कौन समझाएगा उस टाइम आकर के, मैं समझाऊंगा, बेटी भागते नहीं है, बैठ जा गधे पे, मंडप तक खोले, लड़के को शादी करने दे, इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगी है इसकी, सरकारी नौकरी वाला बंदा है, सब कराने वाला मैं, सब कुछ करने धरने वाला मैं, लेकिन ये देखो, इनकी बातें सुन लो। आओ यहाँ पे, कह रहा कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में क्या है बच्चे, देखो एग्जीक्यूटिव की स्पेलिंग बोल रहा है, तो एग्जीक्यूटिव की स्पेलिंग ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। यहां तक मुझे लग रहा है किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। आ गई बात समझ में। और एग्जीक्यूटिव होते क्या है, एग्जीक्यूटिव वो होते हैं बच्चे जिनकी हाई पोजीशन होती है, अगर आप एग्जीक्यूटिव का मतलब लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, जिनकी हाई पोजीशन होती है उनको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, टू दिस हाउस इन दिस अमाउंट। अच्छा, वो क्या कहना चाहता है, जरा सोच के देखो, ठीक है। यह संभव नहीं है, टू कंसोल करना, रेनोवेट करना, ब्लीट करना, या एस्टॉनिश। देखो बच्चे, एस्टॉनिश मतलब क्या होता है, एस्टॉनिश मतलब एस्टाउंड होता है, ठीक है। एस्टाउंड या कह लो स्टनिंग, स्टनिंग कह लो, या हम लोग जिसको बोलते हैं सरप्राइज, ठीक है, ये होता है। अब एक चीज थोड़ा नोटिस करना, एक बड़ा अच्छा वर्ड है जो कि एग्जामिनेशन में इधर भी पूछा गया है, दैट इज स्टार्टल, स्पेलिंग है STARTLE। तो अगर आप कोई इंसान सरप्राइज हो जाता है, या कोई इंसान शॉक हो जाता है, या स्टनिंग या एस्टाउंड, उसको एस्टोनिश बोलते हैं। अच्छा, ब्लीट क्या होता है बच्चे, अच्छा जैसे मैं, सुना होगा आपने, मजाक नहीं, समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, आपने देखा होगा, ब्लीट का मतलब मैंने आप सभी लोगों को बता दिया, ठीक है। प्रोड्यूस द साउंड मेड बाई, प्रोड्यूस द साउंड मेड बाई गोट, यानी जो बकरियां होती हैं,
जो आपकी भेड़ होती हैं, ये जो आवाजें निकालती हैं, जो भेड़ की आवाज होती है, ठीक है, जो आपकी बकरियों की आवाज होती है, वो ब्लीट होती है। आप कहोगे सर रेनोवेट मतलब क्या होता है? रेनोवेट मतलब होता है रिफर्बिश करना। आप कहोगे रिफर्बिश मतलब क्या होता है? मैंने कहा बच्चा रिस्टोर करना। आप कहोगे रिस्टोर मतलब क्या होता है? मैं समझा देता हूं आप सभी लोगों को। रेनोवेट आपको समझ में आ जाएगा। रिवैम्प करना भी लिख सकते हैं आप, रिवैम्प करना। जैसे आपने देखा होगा होली में क्या होता है, होली और दिवाली में हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर को रेनोवेट कराते हैं। रेनोवेट मतलब उसकी मरम्मत कराते हैं। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो मरम्मत कराना, रिस्टोर या रिवैम्प या रिफर्बिश। और बच्चे कंसोल एक वर्ड लिखा है। कंसोल मतलब क्या होता है? कंसोल मतलब होता है सोलेस। आप कहोगे सोलेस क्या होता है? मैं कहूँगा सपोर्ट होता है। आप कहोगे सपोर्ट मतलब, मैं कहूँगा कंफर्ट होता है। कहने का मतलब ये हो गया भाई, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर कोई ऐसा इंसान है, गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, कोई ऐसा इंसान है जो दुख में हो, तकलीफ में हो, तो दुख और तकलीफ में हम इंसान का क्या कर देते हैं? सपोर्ट कर देते हैं, उसको थोड़ा साहस देते हैं, इनकरेज देते हैं, उसको मोटिवेशन देते हैं, ठीक है। तो वही होता है हमारा कंसोल करना। तो भैया अगर मैं हाउस की इस अमाउंट में बात करूं तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा सर रेनोवेशन की बात हो रही है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है बाई हुक आर बाई क्रुक सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे ध्यान से देखिएगा भाई, लिखा है बाई मिस्टेक, बाई डिफॉल्ट, बाई एनी मीन्स, बाई अ नैरो मार्जिन। अच्छा, बाई हुक और बाई क्रुक यानी इसका मतलब होता है साम दाम दंड भेद, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? समहाउ, कैसे भी करके किसी काम को कर लेना, समहाउ कैसे भी, ठीक है। तो यहां पे बाई एनी मीन्स बाई एनी मेथड पॉसिबल, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो बाई एनी मेथड पॉसिबल, बाई एनी मेथड पॉसिबल, ठीक है। ये होता है आपका, यानी आपका जो आंसर होगा बी। एक लड़का कमेंट करा सर आपकी लाइव वॉचिंग कम हो रही है। अरे बावले, तुझे पता नहीं है, ये इंद्रधनुष चैनल है। इस चैनल को जब हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया था, यहाँ पे बच्चे 8-10 रहते थे, आज 150 बच्चा है। वाईफाई के ऊपर अपने तो खैर अलग कहानी है, इस पे बच्चों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि इस पर भी कम से कम हमारे पास 150 बच्चे आ रहे हैं, 200 ज़्यादा 200 तक बच्चे इस पे आ जाते हैं, ठीक है। और ये कम कह रहा है, अपन 10 से यहाँ पे 150 तक हम बच्चे आ गए, इतना बच्चों ने प्यार दिया, इतने अच्छे से चीज़ें सिखाई गई, बच्चों ने अपना सीखा, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटेनिम। एंटेनिम की बात करते हैं बच्चे वैरायटी। जब आप जाते हो कहीं पे कुछ खाने के लिए या कपड़ा खरीदने जाते हो तो आपको वैरायटी मांगते हो कि भाई कोई वैरायटी हो आपके पास, दिखाइए। तो वैरायटी मतलब क्या होता है बच्चे? वैरायटी मतलब अलग अलग चीज़ें आपकी होती हैं, तो वैरायटी मतलब अलग अलग, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? खैर ये तो आसान है, यहाँ पे आप ये लिख लो सिमिलैरिटी लिख दो, ठीक है, सिमिलैरिटी। क्योंकि अगर आप डाइवर्सिटी की बात करोगे यहाँ पे देखिए ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटेनिम आपसे पूछ रहा है तो सिमिलैरिटी हो जाएगा। अगर आप बात करते हो यहाँ पे मेडले, ठीक है, ये अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स यानी अलग अलग चीजों का जो मिश्रण होता है। डिफरेंट थिंग्स मतलब बच्चे, डिफरेंट मतलब अलग अलग, थिंग्स मतलब चीजें, अलग अलग चीजों का जो मिश्रण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेडले बोलते हैं। तो आंसर भी मिल गया, बाकी चीजें क्लियर हो गई। आगे बात समझ में, ठीक है। अगला देखिए, यहां पे लिखा विलियम हिज फ्रेंड्स नॉट टू इंट्रूड इनटू हिज फैमिली अफेयर। भैया देखो, इंट्रूड मतलब क्या होता है? इंट्रूड मतलब होता है इंटरफियर करना, ठीक है। इंटरफियर मतलब जिसको हम लोग मेडल भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरवीन बोल सकते हैं, इंटरवीन। हिंदी में बोलते हैं हस्तक्षेप करना। चलिए ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा वर्ड रहा। अब यहां पे आप देखिएगा, ये देखिए, विलियम क्लेम्ड हिज फ्रेंड्स नॉट टू इंट्रूड इनटू हिज फैमिलीज अफेयर। विलियम ने अच्छा क्या बोला? अपने दोस्त को उसने वार्न किया होगा कि यार दूसरे का मामला है, दूसरे परिवार का अपना उनका मामला है, तो उस मामले में तुम घुसपैठिया मत बनो, मतलब तुम वहां पे हस्तक्षेप मत करो। तो यहाँ पे देखिए सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड मतलब बच्चे ग्रेटिफाई होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटेंटमेंट बोलते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा, जिसको हम लोग संतुष्टि बोलते हैं या संतुष्ट बोलते हैं, ठीक है भाई। अच्छा जी, गैम्बल मतलब क्या होता है? गैम्बल मतलब बच्चे बेट होता है, यानी जुआ। कुछ लोग जाते हैं ना,
छींक आने वाली है, कब से आ नहीं रही, यहाँ पे अटकी हुई है, अगर आ जाए तो माफ़ करिएगा। यहाँ पे गैम्बल मतलब बेट होता है। बेट मतलब क्या होता है, यानी जो लोग जुआ वगैरह खेलते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, क्लेम मतलब क्या होता है, क्लेम मतलब होता है बच्चे किसी चीज़ को असर्ट करना। असर्ट मतलब क्या होता है, दावा करना, दावा करना किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताएं एक बार जल्दी से बता दीजिए, यहां तक आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है सारे बच्चों को? बता दें एक बार जल्दी से बता दें, आप सभी लोग समझ में आ गया आप सभी लोगों को यहां तक? ठीक है, वांड आंसर हो जाएगा, ठीक है, डन। बताओ भाई, ए भाई एक बार बताओ ना तुम लोग, क्या ये तीसरा बच्चे समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी लड़के को? तो अगला पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए चलिए आगे आते हैं बच्चे। वेंडर्स एक्सप्रेस्ड दियर कंसर्न, कह रहा है कि जो वेंडर्स हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया, क्या एक्सप्रेस किया, दियर कंसर्न्स। कंसर्न मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज को लेकर के वरिड होते हैं, वरिड कह होने का मतलब अगर आप किसी चीज को लेकर के चिंतित होते हैं, ठीक है। वेंडर्स एक्सप्रेस दियर कंसर्न्स, तो वेंडर्स ने जो उनके कंसर्न्स थे, जो उनका किसी चीज को लेकर के चिंतित थे या किसी चीज को लेकर के जो उनकी मुश्किल थी, ठीक है, ओवर द प्राइस ऑफ अनियन। अब यहाँ पे देखिए अनियन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, प्याज की बात हो रही है। तो जैसे ओवर द, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राइजिंग प्राइस ऑफ ऑनियन। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रेज, यहाँ पे रेजिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे राइज लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, राइजिंग, क्या हो जाएगा, राइजिंग, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग एक चीज लिखते हैं ना, ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, बच्चे ध्यान देना इस बात को, ये मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझा देता हूं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोलते हैं इसको। जैसे आपकी ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसको आप पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोलते हैं, इसका नाम है। इसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोलते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं दिस न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम बोलते हैं अमेजिंग स्पाइडरमैन, आपने कभी ये सुना होगा अमेजिंग, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, ये एक मूवी आई थी। तो आपने कभी बच्चे गौर किया, यहाँ पे ये जो अमेजिंग है ये है क्या, ये जो आपका स्पाइडरमैन है इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। आगे बात समझ में? जैसे आप कभी कभी लिखते हो स्किल्ड पर्सन या टैलेंटेड बॉय, आप यही लिखते हो ना, स्किल्ड पर्सन, या आप लिखते हो टैलेंटेड बॉय। तो यहाँ पे बॉय क्या है, नाउन है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। पर्सन क्या है, नाउन है। कैसा व्यक्ति है, स्किल्ड है, ये आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे बच्चे आपको एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा राइजिंग, राइजिंग हो जाएगा यहाँ पे, डन, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, डिस्पाइट द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर इन हिज टी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है, लेकिन 3 बताने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। डिस्पाइट के बाद बच्चे अगर कभी भी आपको ऑफ दिखे ना, तो ध्यान देना ये आपका गलत होगा। इसने बहुत ज़्यादा पूछा है एग्जामिनेशन में। अगर आप चाहे सीजीएल प्री उठाएं, मेंस उठाएं, उसके साथ साथ आप सीपीओ का पेपर उठा ले, सीएचएसएल एमटीएस, कोई एक ऐसा पेपर आप मुझे नहीं दिखा पाओगे जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। कभी दिखाइएगा तो मुझे बताइएगा, कहीं नहीं मिलेगा, ये हर जगह मिलेगा आपको, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। तो खैर यहाँ दिया भी नहीं है, तो लिखा है डिस्पाइट द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, कह रहा डॉक्टर के सख्त चेतावनी के बावजूद भी ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा था। क्या जारी रखा था, टेकिंग शुगर। अब यहां पे देखो बच्चे, उसने जारी रखा था, हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूएशन की, हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की, इसलिए यहां पे आईएनजी फॉर्म लगा है, टेकिंग शुगर इन हिज टी। तो यहां पे कोई गलती नहीं है, नो एरर, ठीक है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चे इसको मैं कराने का आपको एक आसान तरीका बताऊं। आप ना अगर मेरी पहले से बातों को नोटिस करते हो तो मैं आपको बताता हूं, आपको अभी ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे देखो यहां लिखा है एजिलिटी ऑफ द एक्रोबेट। एजिलिटी मतलब देखो क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूं। एजिलिटी मतलब होता है एबिलिटी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जिसको हम बोलते हैं योग्यता, ठीक है। ऑफ द एक्रोबेट
यहाँ पे एंड थ्रिल आप कुछ मत करो, पता है ये जरा ध्यान से देख लो, एंड क्या है, एंड होती है आपकी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। बस इतनी बात अगर आपको कोई समझा दे कि एंड क्या है, कंजंक्शन है, कैसा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, बस सिंपल सी बात सबको समझ में आ गया। आगे पीछे की कुछ मत सोचिए। सीखने के लिए आप हमेशा ध्यान रखा करिए जहां से चीजें शुरू हो रही है और जहां तक खत्म होगी वही सब कुछ है। आपको कंजंक्शन नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना तो आपको आ गया ना कि एंड कैसा कंजंक्शन है, आपने कहा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब मैं कहूंगा ये क्या करता है, बस इतना ध्यान रख लीजिए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। आप कहोगे चलो सर ये भी बात समझ में आ गया। आप कहोगे सेम रैंक का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने कहा नाउन को नाउन से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, यही होता है सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ना। आप कहोगे अगर इधर वर्ब की कौन सी फॉर्म आपने लगा रखी है, सेकंड फॉर्म लगा रखी है, इधर भी सेकंड लगा के काम खत्म कर दो, ये अमेज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर। अगला देखेंगे सारे बच्चे, नेक्स्ट क्या है, एडवेंट वर्ड दिया गया है। देखो एडवेंट का सिनोनिम पूछ रहा है, तो अगर एक एक चीज करके मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मैं शुरुआत कहां से करता हूं, एडवेंट से ही कर लेता हूं। एडवेंट का मतलब होता है बच्चे द इन्वेंशन ऑफ समथिंग, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसका मतलब होता है द इन्वेंशन ऑफ समथिंग। अब आप कहोगे सर इन्वेंशन ऑफ समथिंग आपने बोला, ये जरा गौर करिए, आप इन्वेंशन लिखा है आपने, इन्वेंशन मतलब क्या होता है, इन्वेंशन मतलब ओरिजिन होता है, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं डेवलपमेंट, क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं भाई उत्पत्ति, क्या बोलते हैं, उत्पत्ति। द इन्वेंशन ऑफ समथिंग, किसी चीज का इन्वेंशन, किसी चीज की डेवलपमेंट, किसी चीज की उत्पत्ति, उसी को हम बोलते हैं एडवेंट। पर्पस क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि भाई तुम्हारा क्या पर्पस है, मतलब जिसको हम मोटिव कहते हैं, या इसके अलावा आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यानी आपका क्या उद्देश्य है, आपका क्या पर्पस है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपका क्या मोटिव है, ठीक। अच्छा जी, आप कहोगे सर डिपार्चर और अराइवल लिखा है, तो बच्चे अगर आप डिपार्चर बोलते हो तो डिपार्चर मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं लिविंग। जब ट्रेन आपकी प्रस्थान कर जाती है, यानी जब वो स्टेशन को छोड़ देती है तो वो डिपार्ट कर जाती है, जिसको हम लिविंग बोल सकते हैं, या हम इसको विदड्रॉ भी बोलते हैं। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, इसका सिनोनिम। अच्छा जी, अराइवल आप सभी बच्चों को पता ही पता है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिनोनिम की बात कर रहा है कि देखिए, आप कहोगे सर अराइवल मतलब तो हम देखते हैं पहुंचना। देखो बच्चे, अगर आप किसी चीज की ओरिजिन आपने कर ली, अगर कोई चीज को आपने डेवलप करा, कोई चीज को आपने इन्वेंट किया, किसी चीज को आपने क्रिएट किया, मतलब उसका अराइवल हो चुका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने नहीं, ग्राहम बेल ने, ठीक है, ग्राहम बेल ने फोन को इन्वेंट करा, मतलब वो दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसका अराइवल हो चुका है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये, यानी थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में, पहले बता दो एक बार, सारे बच्चे समझ में आ गई, अराइवल आपका आंसर है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो आगे देखेंगे भाई आपका, ठीक है, क्या कहता है। मोस्ट पीपल बिलीव, कह रहा कि बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं, दैट वर्किंग आउट एंड मीटिंग फैट लॉस नीड्स इज चैलेंजिंग। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कसरत करना, मीटिंग फैट लॉस नीड्स और वजन को अपने कम करना, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। बट अ बेसिक प्रोग्राम कैन टेक यू अ लॉन्ग वे। अब लेकिन कह रहा है कि जो बेसिक प्रोग्राम है वो आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है, यानी इन सारी चीज़ों को हल कर सकता है। तो बच्चे सोच के देखो यहाँ क्या हो सकता है कि पहले उसने एक चीज़ ये बोली कि भाई अगर हम फैट लॉस की बात करते हैं और अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, ये अपने आप में एक मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर आप एक ऐसे प्रोग्राम को फॉलो करें, कंसिस्टेंट प्रोग्राम होगा, स्ट्रेंज होगा, इम्पार्सल होगा, या फिर इरेटिक होगा, बच्चा देखते ही, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, बता देगा कि भाई कंसिस्टेंट होगा। कोई ऐसा प्रोग्राम जो आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं, यानी रोज फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो एक समय पे आपको वहां पे लेकर के पटक देगा जो आप चाहते हैं, मतलब आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपका मिल जाएगा जो आप चाहते हो। तो आप कहोगे सर इम्पार्सल मतलब क्या होता है? इम्पार्सल मतलब होता है बच्चे, देखो अनबायस्ड, मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं आप सभी लोगों को, बड़ा अच्छा वर्ड है। यहां पे मैंने अनबायस्ड लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेकंड, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, एक बार स्पेलिंग चेक करना। अनबायस्ड, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। अब बच्चे एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्सल, ठीक है। पार्सल मतलब क्या होता है, जो इंसान पक्षपात करता है, पक्षपात करता है, तो उसको हम पार्सल बोलते हैं, उसको हम बायस्ड बोलते हैं,
ठीक है, ये चीज़ हमारी होती है। अगर मैं इसी के उल्टे की बात करूं तो जो इम्पार्शल होता है वो अनबायस्ड होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, यानी वो पक्षपात नहीं करता है किसी भी चीज़ को लेकर के, वो मतलब एक तरीके से फेयर काम करता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे पक्षपात करने वाला क्या हो गया, अनफेयर हो गया, ठीक है, अनफेयर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इनजस्टिस बोल सकते हैं, इनजस्टिस, ठीक है। अगर आप पक्षपात करते हो तो आप अन्याय कर रहे हैं, आप अनफेयर काम कर रहे हैं, आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेकर के बायस्ड हैं, तो आप पक्षपात कर रहे हैं, तो ये इसका एंटेनिम हो जाएगा। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, ये वर्ड आपको पता नहीं मैंने कितनी बार लिखवा दिया है, बिजेयर, ठीक है, मैंने ऑड, और मैंने आपको क्या लिखवाया है, इसके साथ पेक्यूलियर एक वर्ड लिखवाया था, और मैंने आपको बताया भी था भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, विचित्र होता है, ठीक है, जिसके मतलब क्या होता है बच्चे, विचित्र होता है। पेक्यूलियर वर्ड आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसके साथ एक वर्ड और लिखना चाहें तो आप अनकैनी लिख सकते हैं, अनकैनी, अनकैनी, बिजेयर, ऑड, पेक्यूलियर, जिसका मतलब होता है विचित्र। अब आप कहोगे सर इरेटिक एक वर्ड दिया है, इरेटिक मतलब क्या होता है बच्चे, इरेटिक मतलब होता है वेरिएबल। अब आप कहोगे वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसको हम बोल सकते हैं अनसर्टेन। क्या बोल सकते हैं, आपने कहा अनसर्टेन, तो अनसर्टेन लिख लीजिए, आप यहाँ पे वेरिएबल लिख लीजिए। अगर एक और लिखना चाहते हैं तो आप इनकंसिस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चे देखो कोई चीज़ अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल बार बार बदलता है, बदलता रहता है, चीज़ वही बदल सकती है जो अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो। अगर कोई चीज़ बार बार बदल रही है वो निश्चित तो हो नहीं सकती, वो तो अनिश्चित होगी, ठीक है। और अगर वो, हम इसको इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंट है वो तो बदलेगी नहीं, बदलती वही है जो इनकंसिस्टेंट चीज़ होती है, जो अनसर्टेन चीज़ होती है। तो ये सब आपस में सिनोनिम है, वेरिएबल, अनसर्टेन, इनकंसिस्टेंट, इरेटिक के। तो आंसर तो हमें खैर भाई मेरा मिल गया, लेकिन ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। पहले बता दीजिए आप सभी लोगों को ये बात क्लियर हुई, एक बार कमेंट कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बताएं यहाँ तक की बातें डन, यहाँ तक की बातें क्लियर है सारे बच्चों को। आगे देखेंगे अगला क्या कहता है। यहाँ पे लिखा वाइल द सिम्टम्स आर ट्रबलिंग दे टिपिकली रिजॉल्व विद इन 2 वीक्स। अब यहाँ पे आपको क्या गलती लग रही है आप मुझे बताइए, ठीक है, कि आपको कोई गलती लग भी रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका वाइल द सिम्टम्स, यानी ये जो सब्जेक्ट है, आपने कहा सर प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ठीक है, आर के बाद आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पे वाज लिखा था, यहाँ पे इज लिखा था, यहाँ पे आपको आर ट्रबल्ड लिखा हुआ था, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, इसमें तो कुछ करना नहीं था, ठीक है। देखो एक बोल रहा है आर ट्रबल्ड हो जाएगा, तुम्हारा मुंह हो जाएगा, समझ रहे हो बेवकूफ़। यहाँ पे ये बताओ इज, एम, आर और वाज वर्ब के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं वो पैसिव बनता है ना, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस थोड़ी है बच्चे, एक्टिव वॉइस का है। सिम्टम्स आर ट्रबल, नहीं सिम्टम्स, सिम्टम्स को तुम ट्रबल करोगे, सिम्टम्स तुम्हें ट्रबल करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे तबीयत खराब है तो कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो वो सिम्टम्स तुम्हें परेशान कर रहे हैं कि तुम सिम्टम्स को परेशान कर रहे हो, पागल। पहले सोचा तो करो क्या बोल रहे हो बेवकूफ़। यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, ट्रबलिंग हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये सही है अपने आप में, ये नो करेक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसको बताना, ठीक है, ध्यान से एक बार देखिएगा। आगे का क्वेश्चन हमने हाइड कर लिया, चलो इधर आओ, इधर आओ। पहले आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है। अच्छा बच्चे एक चीज बताओ, ये सब्जेक्ट जो लिखा है आपने, ये जो डू है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ये देखिए ये इसका ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा है, इसका पूरा फॉर्म ये है डू नॉट, और ये नॉट जो है आपका एडवर्ब है। डू डज डिड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, ठीक है। आई डोंट नो एनीवन। अच्छा एक चीज गौर करना भाई, एक गलती और दी जा सकती थी। यहाँ पे जो एनीवन लिखा है बच्चे, यहीं पे अगर मैं समवन लिख दूं ना तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान देना इस बात को। बड़ी बारीकी वाली चीज बता रहा हूं मैं आपको। एक्चुअली होता क्या है, मैंने आपको बताया था, सम पॉजिटिव चीजों के लिए लगता है, एनी नेगेटिव चीजों के लिए लगता है। तो सम से समवन बनता है, एनी से एनीवन बनता है, तो ये भी किसके लिए लगेगा, नेगेटिव के लिए, और ये पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ पे डोंट नो है नेगेटिव, इसलिए एनीवन लिखा है। समवन अगर आ जाए तो ये गलती होगी, आई डोंट नो एनीवन। अब यहाँ पे देखो हु स्पोकन लिखा हुआ है। बच्चे हमारी बात हो रही है प्रेजेंट में, ठीक है। अगर हमारी बात प्रेजेंट में हो रही है तो रिलेटिव प्रोनाउन, मैंने आपको कई बार बताया है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला अगर नाउन सिंगुलर है तो आपकी वर्ब लिखनी पड़ेगी सिंगुलर।
अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला नाउन प्लूरल है तो आपको वर्ब क्या लिखना पड़ेगा, आपने कहा प्लूरल। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनने समझने की कोशिश करें आप सभी लोग। मैंने बोल दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब आप कहोगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, तो आपने कहा सर ये जो हु होता है, हुम होता है, विच होता है, ठीक है, हुज होता है, दैट होता है, ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैंने आपसे एक चीज बोली, आई डोंट नो द बॉय हु हैज डन इट। अब इसी को बच्चे देख लो, आपकी हर बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हैंड राइटिंग अगर थोड़ी नहीं समझ में आ रही तो बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। हु हैज ये डन लिखा है मैंने, ठीक है। मैंने कहा आई डोंट नो द बॉय, मैं उस लड़के को नहीं जानता, हु हैज डन इट, जिसने ये काम किया है। तो आप कहोगे सर ये हमारी क्या है, आपने कहा रिलेटिव प्रोनाउन। नेटिव प्रोनाउन के पहले देखिए ये नाउन क्या है, आपने कहा सिंगुलर है, तो ये वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, आपने कहा सर सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, सिंपल। तो बाबा एक चीज देखो ना, ये एनीवन तो सिंगुलर होता है ना, तो ये सिंगुलर में लिखो तो स्पीक्स हो जाएगा यहाँ पे, स्पीक्स, ठीक है। तो मैंने हर बात आपको खैर बता दी कि ये क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। पहले बताइए क्लियर हो गया। स्पीक्स लिखो ना बच्चे, स्पीक मत लिखो, स्पीक्स लिखो, यहाँ पे स्पीक्स, ठीक है। पहले बताओ समझ में आया, एक बार जल्दी से कमेंट करके इतना बता दो, क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट, ये वाला भी कंसेप्ट समझ में आ गया आप सभी लोगों को। और एनीवन यानी इसकी जगह समवन आ जाए तो गलत क्यों होगा, वो वाली भी बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को, ठीक है। आगे, नो सूनर हैड ही गॉट आउट हर शाइट दैट। बच्चे देखो इसमें कुछ बताना है, आपको लग रहा है बताने की जरूरत है। सारे बच्चों को एक चीज तो पहले से पता होगी, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। नो सूनर अपने साथ क्या लेता है, आपने कहा देन लेता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पे हार्डली की बात कर लूं, या मैं आपके साथ स्कार्सली की बात कर लूं, हार्डली या स्कार्सली, ये अपने साथ क्या लेता है, आपने कहा सर व्हेन लेता है। तो नो सूनर यहाँ दैट नहीं होगा, नो सूनर के साथ आप देन लिखो, ठीक है। तो आप जरा यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपका एरर हो जाएगा, कौन से वाले पार्ट में। आप कहोगे एंड वाला पार्ट नहीं होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा सर। तो आप एक पार्ट मुझे बताइए जिसमें आपको लग रहा है कि एरर है, तो ये आपका चौथा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बच्चे एज सुन दिया है, ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया, यानी फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। स्वाति कुमारी सी बता रही, बेटा स्वाति यहाँ मत देखो, थोड़ी आंखें इधर भी कर लो ना, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूँगा कि बेटी पुष्पा तुम सॉरी बेटी स्वाति कि तुम अगर ऐसे नीचे चलो, क्या तुम ऐसे नीचे ही चलती जाओगी, दाएं बाएं नहीं देखोगी, ठीक है। सामने मान लो जो पहाड़ इतना बड़ा आ गया तो अब तुम कहोगे कि सर सीढ़ी लगा के मैं पहाड़ जो है पार करूँगी, क्योंकि आपने कहा सिर्फ ये देखना है, तो इसलिए मैं दाएं, अगर इधर से रास्ता है तो मैं उधर से नहीं जाऊंगी, मैं सीढ़ी लगा के पहाड़ को चढ़ के जाऊंगी, ऐसा नहीं होता बेटे। यहाँ पे नो सूनर, यहाँ पे देखो एज सून एज लिखा है, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, नेहा स्टूड बिसाइड माई सिस्टर थ्रू थिक एंड थिन। अब ये देखिए थिक एंड थिन लिखा हुआ, देखिए बच्चे थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है कि आप मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है। क्या समझिए मेरी बात को, अगर आप मेरे थिक एंड थिन सिचुएशन में हो, अगर मैं आपके थिक एंड थिन सिचुएशन में हूं, तो इसका मतलब आप मेरे मुश्किल समय में साथ दे रहे हो, ठीक है। थिक एंड थिन मतलब क्या होता है, जब इंसान के डिफिकल्ट सिचुएशंस होते हैं, अप्स एंड डाउन लाइफ में आता है, उतार चढ़ाव आता है, तो उसको हम बोलते हैं थिक एंड थिन। तो थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, इन गुड टाइम्स ओनली नहीं, विदाउट एनी रिजल्ट नहीं, इन अ स्ट्रेंज मैनर नहीं, अंडर ऑल सर्कमटेंसेस। इसमें क्या हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा स्थिति कैसे, सर्कमटेंसेस का मतलब बच्चे सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियां कैसे भी हों उसमें हमेशा साथ देना। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लिखा हुआ है आई वॉज थिंकिंग अबाउट बाइंग एन न्यू व्हीकल। कह रहा कि मैं सोच रहा हूँ किस चीज़ के बारे में, बाइंग एन न्यू व्हीकल, एक न्यू व्हीकल को खरीदने के लिए। जरा आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि कोई गलती आपको यहाँ पे लग रही है। तो बच्चे एक छोटी सी बात समझिएगा, ये जो आपका वॉवेल साउंड होता है, वॉवेल साउंड, ठीक है, उसके पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, आपने कहा सर एन का यूज करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सर कंसोनेंट साउंड की बात अगर मैं करता हूं तो कंसोनेंट साउंड के पहले क्या यूज करते हैं, आपने कहा सर ए का यूज करते हैं। थोड़ा गौर करना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। एक्चुअली पहले की जो चीजें थी ना बच्चे, उसको भूल जाओ, ये गलत है। ए ई हमें क्या बताया जाता था, ए ई आई ओ यू, कहते थे कि इसके पहले एन लगाओ, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। अगर 21 जो कहते थे कंसोनेंट बचता है उसके पहले ए लगाओ, ये सब गलत है। हमेशा ध्यान रखना ये लेटर होते हैं, हमारे वॉवेल लेटर कितने होते हैं 5, ये कितना हो गया 21, टोटल कितने हो गए 26। तो ये 26 हमारे लेटर्स होते हैं।
कभी भी लेटर्स के अकॉर्डिंग ए एन लगता ही नहीं है, हमेशा साउंड के अनुसार लगता है। वावेल साउंड होगा तो एन लगाएंगे, कंसोनेंट साउंड होगा तो ए लगाएंगे। अब अगर बच्चे के दिमाग में ये आए तो चलो सर वावेल साउंड और कंसोनेंट साउंड हम पहचाने कैसे? सबसे आसान तरीका है बच्चे, क्या चीज है, तुम्हें अ से अह आता है, अ से अह ये वावेल साउंड है, और क से ग की बात करूं ये हमारा क्या है? आपने कहा सर कंसोनेंट साउंड है। जैसे कुछ भी पढ़ो, जैसे ये लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी अगर लिखा हुआ है तो आप एक चीज देखो, इसके हिसाब से चलोगे तो यहाँ पे यू आया है तो आपको तो लगा दोगे एन, लेकिन एन लगेगा नहीं, यहाँ तो ए लगेगा। तो वही कहता हूं कि इसके अनुसार लगेगा नहीं। अब यहाँ पे देखो वावेल साउंड, जब आप बोलते हैं यूनिवर्सिटी तो क्या आता है? आप कहोगे सर यह आता है। तो बच्चे अगर यह आता है तो यह तो क से ज्ञ के बीच में आता है। प्रोनाउंसिएशन पढ़ो, यूनिवर्सिटी यह, तो आपने कहा ए लग जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं आर, इसके हिसाब से देखा जाए तो ए लगना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से लगेगा नहीं। अगर हम पढ़े आर, आर जब हम पढ़ते, ये आर लिखा हुआ मैंने, आर, आर देखो आर है, अ से अह के बीच में वावेल साउंड है, तो यहां पे क्या लिख दो? एन आर। आगे बात समझ में? ठीक है। अब देखो, अब यहां पे होगा क्या, कुछ नहीं करना है, बाइंग अ न्यू, यानी ये जो हमारा साउंड है वावेल साउंड नहीं है, कंसोनेंट साउंड है, तो कंसोनेंट साउंड के लिए हम ए लिखेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगला यहां पे लिखा है द गैरेट वेयर ही ले एट नाइट, ठीक है, हैड लॉन्ग बीन, हैड अ ग्रेट नंबर ऑफ माइस, हैड मेड दियर होम इन इट। अच्छा बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि भाई एक ऐसी जगह है, मतलब जैसे अटारी, गैरेट मतलब अटारी होता है, हमारी अटरिया पे, समझ रहे हैं? अटारी जो आपने देखा होगा गांव वगैरह में अगर आप होंगे तो ऊपर जो ऐसे बना होता है ना अटारी, तो उस पे लोग लेटते थे, उस पे लोग सोते थे। तो अगर आप बहुत लंबे समय से अगर ऐसी जगहों पे आप नहीं रहते हैं तो चूहे आ जाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि द गैरेट वेयर ही ले एट नाइट, वो अटारी जहां पे वो लेटा हुआ था, हैड लॉन्ग बीन वैकेंट, बहुत लंबे समय से क्या था? खाली था। वैकेंट मतलब क्या होता है? वैकेंट मतलब होता है अनअक्यूपाइड, अनअक्यूपाइड मतलब जिसको हम अनयूज्ड बोलते हैं, ठीक है। अनयूज्ड का मतलब क्या होता है? एम्प्टी, जो चीज क्या होती है? आपने कहा सर खाली होती है। तो बच्चे एम्प्टी हो, अनयूज्ड हो, अनअक्यूपाइड हो, वैकेंट। अच्छा जी, पार्सल दिया गया है। पार्सल मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, अभी जस्ट बताया था, अगर आप पार्सिलिटी करते हो तो मतलब आप बायस्ड हो, जिसको हमने बताया था भाई ये अनफेयर चीज़ है, ठीक है। क्या चीज़ है? अनफेयर, जिसको हम लोग इनजस्टिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि सर पक्षपात करने वाला, पक्षपात करने वाला, ठीक है। विजिबल क्या होता है? एबल टू सीन, जो चीज़ देखने योग्य हो, जिसको देखा जा सकता हो, ठीक है। ये आप लिख सकते हो यहाँ पे एबल टू बी, टू सी, एबल टू बी सीन लिख लेना बच्चे, यहाँ बी लिख लेना, यहाँ सीन लिख लेना, ठीक है। और थिक मतलब पता है, अगर कोई थिक है तो मतलब मोटा है, इसका मतलब बल्कि, जो इंसान क्या होता है? बल्कि, थिक, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। हाँ, डन। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम डीलिंग विद सम फैमिली इशूज राइट नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताइए, क्या आपको किसी तरह की कोई गलती लग रही है? ठीक है, किसी बच्चे को बताइए कोई गलती लग रही है? यहाँ पे बच्चे कोई गलती नहीं है। डीलिंग विथ मतलब क्या होता है? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या होता है? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को क्या करना? सॉल्व करना, ठीक है। किसी भी समस्या को क्या करना? सॉल्व करना। आई एम डीलिंग विथ, डील विथ सम फैमिली इशूज, कह रहा है कि मैं डील कर रहा हूँ कुछ जो फैमिलीज के इशूज हैं राइट नाउ। और ऐसे भी बच्चे देखो ये क्या लिखा है? राइट नाउ। तो राइट नाउ के साथ हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट नाउ से हमें ये चीज समझ में आ गया कि भाई एम और डीलिंग के साथ विद, यानी नो एरर, कोई गलती नहीं यहाँ पे, ठीक है, नो एरर। डील विद समवन, हाँ, नो इम्प्रूवमेंट। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस सेशन एट एज इट इज ऑन अ सब्जेक्ट दैट अफेक्ट्स द कम्युनिटी। यार ये थोड़ा सा ना आगे होना चाहिए बच्चे, ये एक्चुअली टाइप करने में इधर आ गया, अफेक्ट्स द कम्युनिटी, ये आगे होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें आंसर बताना है कि यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। एक बार ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे और इसका आंसर बताइएगा। एक बार आप सभी लोग इसको ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आंसर बताइए। वाह, ये देखिए मिस्टर मीना जी को
इनकी आस्की अलग ही लेवल पे चल रही है। सर ऑनलाइन क्लास डेली लेते हो क्या? हाँ बच्चे, ऑनलाइन क्लास डेली लिया जाता है। पहले इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलो भाई, बहुत ज़्यादा समय दे दिया मैंने। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। ये एवरीवन क्या है? आपने का सर सब्जेक्ट है, ठीक है जी। कैसा सब्जेक्ट है? आपने का सिंगुलर सब्जेक्ट है। बच्चे ध्यान देना, अगर एवरीवन आ जाए, नो वन आ जाए, समवन आ जाए, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। ये जो मस्ट होता है ये क्या होती है? आपने कहा मॉडल वर्ब होती है। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? पहली फॉर्म आती है। तो एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट। कहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए? इस सेशन में। इन आपका क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। दिस सेशन क्या हो गया? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आगे क्या लिखा? एज इट इज ऑन अ सब्जेक्ट दैट। अब जरा गौर करिए, लिखा हुआ एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस सेशन एज इट इज ऑन अ सब्जेक्ट, ठीक है। इट किसके लिए लगा है? सेशन के लिए। यहाँ पे ये जो दैट लिखा हुआ है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। जरा गौर करिएगा इस बात को, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जरा देखिए ये जो नाउन आया है। आप बच्चे हमेशा इस बात को ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन आता है उसी के अनुसार इधर वाली जो है वर्ब लिखी जाती है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होता है तो ये वर्ब सिंगुलर, अगर ये प्लूरल होता है तो ये वर्ब प्लूरल लिखी जाती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और ये एक्चुअली टेक्निकली टर्म में इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले ये जो नाउन आया है अगर वो सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखिए अफेक्टिंग लिखा है, इसको हटा दीजिए, जो अफेक्ट लिखा है इसको भी हटा दीजिए। अब हमारे सामने एक इफेक्ट बचता है और एक अफेक्ट बचता है। दोनों में अंतर एक बार देख लीजिए कि सर दोनों तो सिंगुलर है। यहाँ पे ये जो हमारी इफेक्ट होती है और हमारी एक अफेक्ट वर्ड होती है, ठीक है। दोनों में देखिए क्या अंतर है, पहले इसको समझा देता हूँ। पहले बहुत बार बता चुका हूँ, ये वर्ब के तरीके से काम करती है और नाउन के तरीके से काम करती है। अफेक्ट सिर्फ और सिर्फ वर्ब के तरीके से काम करती है। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट का एक मतलब रिजल्ट होता है और एक मतलब इसका चेंज होता है, ठीक है। मतलब यानी अगर जब भी हम परिणाम के सेंस में बात करते हैं, परिणाम, तब हम इसका यूज करते हैं। अगर हम किसी बदलाव के सेंस में बात करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। ये जो आपका अफेक्ट होता है, अफेक्ट का मतलब क्या हो गया? आपने कहा सर अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना हो गया। क्या हो गया बच्चे? प्रभावित करना हो गया। अब अगर यहाँ पे आप गौर करिए तो कह रहा एज इट इज ऑन अ सब्जेक्ट दैट अफेक्ट्स द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो यहाँ पे हम प्रभावित करने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ परिणाम या बदलाव की तो बात कर ही नहीं रहे। एक तो हमें सिंगुलर चाहिए, सिंगुलर चाहिए, तो ये सिंगुलर भी और मीनिंग को भी जस्टिफाई कर रही है, यानी नो इंप्रूवमेंट। पहले बताइए बात समझ में आई? पहले बता दीजिए क्लियर हो गया भाई? एक बार बता दें आप सभी लोग। डन? बहुत सारी चीज़ें बच्चे यहाँ बता दी हमने, पूरी बातें भी समझाई, इनमें डिफरेंस भी समझाया, रिलेटिव प्रोनाउन वाला भी रेफरेंस ले लिया, हर चीज़ से समझा दिया, ठीक है। अगर ये पूरी बातें क्लियर हो गई, आगे आ जाइए। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो एक एक चीज़ बताऊंगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है ना, वो तो बताऊंगा, बाकी हर चीज़ इसमें आपको क्लियर कर दूंगा। पहले वर्ड आते हैं इंजेनुअस। इंजेनुअस में बच्चे क्या होता है? यहाँ पे NUOUS सब कुछ सही कर देता हूं, ठीक है। देखिएगा मैं INGNU, यहाँ पे क्या है? NU के बाद O आता है, O के बाद क्या आता है? U आता है। ये इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिए। इंजेनुअस मतलब होता क्या है? कई बार मैंने आपको बताया है, इसका मतलब होता है नेव। आप कहोगे नेव मतलब क्या होता है? मैं कहूँगा इसका मतलब होता है इनोसेंट। आप कहोगे इनोसेंट मतलब क्या होता है? मतलब जो इंसान बहुत ज़्यादा क्या हो? भोला भाला हो, जो जिसको हम नेव बोलते हैं। नेव मतलब क्या होता है? नवसिखिया, जिसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपने कहा सर प्रोबेशनर बोलते हैं, प्रोबेशनर। तो जरा गौर करिएगा, अगर मैं यहाँ पे नेव, इनोसेंट, अप्रेंटिस या प्रोबेशनर की बात कर रहा हूँ तो ये हमारा इंजेनुअस वर्ड होता है। और यहाँ सही कर लीजिएगा यू। अगर मैं आपसे बात करता हूँ रिलेंटलेस की बात करता हूँ तो रिलेंटलेस की स्पेलिंग देखिएगा, अपने आप में बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दो होता है बच्चे। एक ऐसा इंसान, जैसे आप रिलेंटलेस हो तो आप जिसको हम बोलते हैं बहुत बेचैन है, ठीक है। मतलब
ऐसे समझिए, जो ऑब्ड्यूरेट होता है, आप कहोगे ऑब्ड्यूरेट मतलब क्या होता है, जिसको हम एडामेंट बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जो स्टबर्न होता है किसी चीज को लेकर के, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, आपने कहा सर जिद्दी, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टबर्न, एडामेंट या ऑब्ड्यूरेट, जिसे हम लोग जिद्दी बोलते हैं, ठीक है। या बच्चे इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बैरबैरस लोग नहीं होते, बैरबैरस जो थोड़े असभ्य होते हैं, किसी चीज पे आके टिक जाते हैं, अड़िग हो जाते हैं, वो चीज हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अब आप कहोगे सर मिसैंथ्रोप क्या होता है, बहुत आसान वर्ड है बच्चे, हु डिसलाइक्स मैनकाइंड, हु डिसलाइक्स मैनकाइंड, यानी जो मानव जाति को, यानी मैनकाइंड को, ठीक है, क्या करता है, नापसंद करता है, नफरत करता है, उसे बोलते हैं। ये वर्ड पे आ जाओ, PRFIDY, पैरफिडी मतलब क्या होता है, मतलब बिट्रायल या डिसलॉयल, ठीक है, जो इंसान क्या हो, आपने कहा सर डिसलॉयल हो, डिसलॉयल मतलब बच्चे जो इंसान डिसऑनेस्ट हो, आपने कहा सर डिसऑनेस्ट, कहने का मतलब बिट्रायल, यानी बिट्रायल क्या होता है, विश्वासघात करने वाला, ठीक है, क्या होता है भाई, विश्वासघात करने वाला, BETRA, ठीक है, YAL, डिसलॉयल, डिसऑनेस्ट, बिट्रायल। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, ठीक है, मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको बता दिया, सारी मीनिंग क्लियर कर दी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। पहले वाले में कोई गलती थी, आपने कहा नहीं थी, दूसरे वाले में कोई गलती थी, आपने कहा नहीं थी, तीसरे वाले में कोई गलती थी, आपने कहा नहीं थी, चौथे वाले में गलती थी, वो हमने बता दिया, सबकी मीनिंग भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो मतलब ये आपका पूरा कंप्लीट पैकेज है एक तरीके से, आपको बच्चे सबके सिनोनिम भी पता चल के, एक ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन था वो भी आपको पता चल गया, बाकी ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिख ली, डन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ल्यूमिनस। देखिए अगर ल्यूमिनस की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेडिएंट। आप कहोगे सर रेडिएंट मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा भाई डैजलिंग। आप कहोगे सर डैजलिंग मतलब क्या होता है, जैसे बच्चे जो चीज़ ब्राइट होती है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने कहा सर जिसको हम लोग शाइनिंग बोलते हैं, तो शाइनिंग हो गया, ब्राइट हो गया, डैजलिंग हो गया, रेडिएंट हो गया, ठीक है, ये आपका ल्यूमिनस होता है। अब आप कहोगे अगर सर आप पूछ क्या रहे हो, यहाँ पे आप एंटोनिम पूछ रहे हो, अगर कोई चीज़ ब्राइट है, चमकीला है, शाइनिंग है, रेडिएंट है, डैजलिंग है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डल, डल या डिम। अब यहाँ पे देखिए हॉन्स्प्यून वर्ड दिया गया है, इसका मतलब होता है सिंपल एंड ऑर्डिनरी, ये भी लिख दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। जो इंसान बहुत ही सिंपल हो या ऑर्डिनरी हो, या कोई भी चीज़ जो बहुत ही सिंपल होती है या ऑर्डिनरी होती है, यानी साधारण होती है, बिल्कुल सरल और साधारण, वो होता है। हंस्ड वर्ड की बात करूंगा तो बच्चे इसका मतलब होता है बो। अब आप कहोगे बो मतलब क्या होता है, बेंड, जैसे आपने जापानीज लोगों को देखा होगा, बो, ठीक है, वो ऐसे बेंड होते हैं, जो कर्व, जैसे आप अभी कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आप ऐसे थोड़ा कर्व हो जाते हो ना, ऐसे बैठ करके टेबल पे आप पढ़ रहे हो, तो ये जो कर्व वाली पोजीशन होती है या ये जो ऐसा बेंड वाला पोजीशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हंच्ड बोलते हैं। तो हंच्ड मतलब वो हो गया, बेंड हो गया, जिसको आप क्या बोल सकते हो, झुकना, ठीक है, एक तरीके से लिख सकते हो ये। बाकी देखिए आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी, आपको आपका आंसर भी मिल गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, यानी अगर इसमें एक करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट होगा, तो सबको समझा देता हूं मैं आप सभी लोगों को, ठीक है। तो यहां पे देखो बच्चे, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। जैसे बॉटल नेक दिया है, तो बॉटल नेक में आप ये ई यहां हटाइए और ये एल और एन के बीच में रख दीजिए। और बॉटल नेक मतलब होता क्या है, ठीक है, आप सभी बच्चे एक बार बताइएगा बॉटल नेक मतलब क्या होता है। मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे बॉटल नेक मतलब एक चीज तो हम ये बोल सकते हैं, सफोकेशन भी हो सकता है, ठीक है। और पता है सफोकेशन मतलब घुटन, या इसको हम बोल सकते हैं बच्चे रिस्ट्रेन बोल सकते हैं, रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, एक तरीके से कंट्रोल करना, किसी चीज को कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना, नियंत्रण करना, जिसको हम कर्ब बोलते हैं, कर्ब, ठीक है। आगे यहां तक बात समझ में सारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। हाँ बॉटल नेक, लेकिन जानते हैं हमारा ये आंसर नहीं है, हमें ये आंसर नहीं निकालना है बच्चे। आप बताओ इसमें से आपका सही आंसर क्या है, सभी लोग अपना अपना आंसर दीजिए एक बार जरा। पहले भी इसको पढ़ाया है मैंने, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ। कुछ बच्चे बता रहे हैं बी होगा, ठीक है। बी मतलब आपको याद है, हमने बताया था पेटेंट वर्ड, ठीक है, ये वर्ड आप लोगों को याद है, PATENT। आपको अगर ये नहीं याद है तो क्या ये याद है, एविडेंट,
ये याद है आपको क्लियर, ये याद है आपको ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं याद है तो बच्चे आपको ये ल्यूसिड याद है, ल्यूसिड नहीं याद है तो आपको पेल्यूसिड तो याद ही होगा, ठीक है। ये सारे वर्ड आपको याद है, जिसका मतलब बताया गया था आप सभी लोगों से, अस्पष्ट होता है बिल्कुल कोई भी चीज, पारदर्शिता, ठीक है। तो अपेरेंटली मतलब अपेरेंट बोल लीजिए, या ट्रांसपेरेंट, ल्यूसिड, पेल्यूसिड, क्लियर, पेटेंट, एविडेंट या ट्रांसलूसेंट बताया गया था एक वर्ड आप लोगों को। ये सब आपस में सिनोनिम होते हैं, ठीक है। आप कहोगे ठीक है सर ये तो बताया गया था। आपके लिए एक वर्ड मैं आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन उसके पहले एक और बता देता हूं। जैसे अगर हम बोलते हैं कंड्यूसिव, तो कंड्यूसिव में CONDUCIV होता है, ठीक है। कंड्यूसिव मतलब होता है क्या बच्चे? कंड्यूसिव मतलब होता है जो चीज आपके लिए क्या हो, आपने कहा सर हेल्पफुल हो, हेल्पफुल हो, ठीक है, या जो आपके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, बेनिफिशियल, हेल्पफुल है या आपके लिए क्या हो, जो चीज बेनिफिशियल होती है उसको कंड्यूसिव बोलते हैं, ठीक है। आपका जो होमवर्क है आपको ये बताना है इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये आप सभी लोग बताओगे अपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये बताइएगा आप सभी लोग। अगला देखिएगा, मेरी, मेरी तो मैंने आपको अभी जब ये क्लास शुरू हुई थी तो कम से कम 17 वर्ड्स इसके मैंने लिखवाए थे। मैंने मेरी मतलब आपको क्या बताया था, मैंने इसका मतलब आपको इलेटेड बताया था, इलेटेड यानी मैंने इसका मतलब आपको क्या बताया था, हैप्पीनेस बताया था, खुशी बताई थी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिलाइट। अब पूरा नहीं लिखूंगा बच्चे दोबारा से, क्योंकि ये वीडियो जब आप देखोगे तो शुरुआत में भी ये इसके मैंने कम से कम 16 to 17 वर्ड लिखे थे, तो वहां से पढ़ लेंगे। मोरोस मतलब देखो क्या होता है, मोरोस मतलब होता है सौरो, शौरो मतलब क्या होता है, जिसको हमने बोला मॉर्नफुल, ठीक है। सबसे पहले एक काम करता हूं, सबसे आसान वाला वर्ड लिख दूं जो आपको समझ में आ जाए। इसका मतलब बच्चे सैड होता है, यानी दुखी, तो चाहे आप इसको सैड बोलिए, सौरो बोलिए, मॉर्नफुल, MO, इस रुकिए सही से लिखता हूं जैसे आप लोग नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, मॉर्नफुल, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। आप ऐसे ना इस वाले मोड में देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे देखेंगे हो सकता है छोटा दिखेगा बच्चे आपको, तो मॉर्नफुल लिख लीजिए। मॉर्नफुल के अलावा देखो और क्या क्या चीजें आप लिख सकते हो इसको, जैसे मैंने आपको बताया था एक वर्ड डिस्पॉन्डेंट बताया था, डिस्पॉन्डेंट के अलावा आप लिख सकते हो डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड के अलावा आप लिख सकते हो डिजेक्टेड, ठीक है। तो आपका डिजेक्टेड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, डिस्पॉन्डेंट हो गया, मॉर्नफुल हो गया, सॉरो हो गया, सैड हो गया, और मैंने आपको एक वर्ड बताया था दैट इज मेलनकॉली, ठीक है, मेलनकॉली। मेलनकॉली के अलावा एक वर्ड बताया था मैंने आप सभी लोगों को दैट इज क्रेस्ट फॉलन। तो क्रेस्ट फॉलन हो गया, मेलनकॉली हो गया, डिजेक्टेड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, डिस्पॉन्डेंट हो गया, मॉर्नफुल हो गया, सॉरो हो गया। अगर और लिखोगे तो बच्चे डिस्पिरिटेड लिख लो, ठीक है, क्या लिख लो, डिस्पिरिटेड वर्ड लिख लो। तो ये सब जिसका मतलब दुखी होता है, जिसका मतलब क्या होता है, दुखी होता है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग ग्लूमी भी बोलते हैं। और ये जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ना ग्लूमी, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। ये पहले लिख लीजिए ये सारी की सारी चीज़ें, और साथ में ग्लूमी भी लिख लीजिए आप, ग्लूमी, ठीक है, जिसको कभी कभी ऐसे देता ग्लम, GL, ये भी पूछा है, ग्लम या ग्लूमी करके दे देगा आपको, ठीक है। डन सर, कितनी देर क्लास होगी? बस थोड़ी देर और होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो बच्चे, हमसे सिनोनिम पूछ रहा है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है सॉम्बर, सॉम्बर मतलब क्या होता है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, किसका सिनोनिम, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम है। एंग्री मतलब बता ही दिया है, एंग्री मतलब वेक्स होता है, एंग्री मतलब अनॉय होता है, एंग्री मतलब पीक होता है, PI, ये ध्यान से सुनिए, PIQUE, ठीक है, पीक, तो ये आपका होता है नाराजगी होता है। तो आपने आंसर भी देख लिया, बाकी चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19, माई मदर लुक्ड एट सना एंड मी विद हर माउथ स्लाइट ओपनली। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। स्लाइटली ओपनली लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मेरी माँ ने किसको देखा, शना को देखा और मुझे देखा, विद हर माउथ स्लाइट ओपनली, स्लाइटली ओपन हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है। ये लिखिएगा ओपन, देखो स्लाइटली ओपन, ठीक है। द लायन शेयर, ये बहुत बार बता चुका हूं, लायन शेयर का मतलब क्या होता है, द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ अ होल होगा, या मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, मोस्ट चैलेंजिंग गोल ऑफ मेनी। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 20 की बात करता हूं तो 20 का 4 होगा, यानी अगर लायन शेयर है तो लायन शेयर मतलब लार्जेस्ट पार्ट जो आपका होगा, द लार्जेस्ट शेयर, जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसी को लायन शेयर कहते हैं। तो बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। आगे देखिए,
लास्ट है आपका ये क्लॉज टेस्ट, और इस क्लॉज टेस्ट को करके हम लोग समापन करेंगे। तो इस वजह से आप सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप सभी बच्चे एक बार इसको प्लीज़ पढ़ लो, ठीक है, मेरे साथ, और पढ़ के इसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे लिखा है बच्चे, एवरी नाउ एंड देन देयर आर गोइंग टू बी बैड डेज, टफ डेज, मूड स्विंग्स एंड ऑल थिंग्स नेस्टी दैट मे पुट ऑन आर हैप्पी डेज। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है ये, एक बार इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ लो, कहना क्या चाहता है कि एवरी नाउ एंड देन देयर आर गोइंग टू बी बैड डेज। देखिए जब आप अपनी जिंदगी ऐसे, आप इसको ना थोड़ा सा ऐसे भाषा में समझने की कोशिश करिए जिससे आप खुद से रिलेट कर पाएं। हमारी ज़िंदगी में आपने देखा होगा बहुत बारी ऐसे होता है कि बुरे दिन आते हैं, टफ डेज आते हैं, मुश्किल दिन आते हैं, ठीक है, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं ना, आज अच्छा है कल बुरा हो जाएगा, या एक घंटे में हमारा मूड स्विंग्स हो जाता है। एंड ऑल थिंग्स नेस्टी दैट मे पुट ऑन आर हैप्पी डेज। आगे लिखा, एट एनी गिवन मोमेंट हाउ एवर वी आर द वंस हु कैन मेक अप बिटवीन लेटिंग दिस थिंग्स गेट इन द वे आर पुशिंग देम राइट आउट बाई टाइम and things or people make us happy. I have had this list of things that has made me happy for years now. I made it back in college to help me deal with some difficult times that I faced then. Even today, every now and then when things go, I always go back to this, and one or more things listed here always lights me up. देखो सिंपल सी चीज़ मैं इसको सम अप कर देता हूँ। एक्चुअली बच्चे है क्या कि जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है करियर को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बारी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, टफ डेज आता है, साथ में हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। तो उसके बीच में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो पुराने दिन होते हैं या कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जिसको याद करके हम थोड़ा लाइट अप फील करते हैं, थोड़ा खुश फील करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में एक पैराग्राफ दिया गया है, तो इसी को चलिए करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या होगा सर, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्या है, Every now and then there are going to be bad days, tough days, mood swings and all things nasty that may put यहाँ पे smile on our happy days होगा, मार्कर होगा, मेकअप होगा या डैम्पर होगा, ठीक है। बताइएगा सारे बच्चे यहाँ पे, एक बार सभी लोग आंसर दीजिए अपना, ठीक है। ये बच्चे अभी नहीं हुआ है, अखिल ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे एक बार सारे लोग। रूपराम प्रजापत कह रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, ठीक है। इज देयर एनीवन? चलो भाई मैं बताता हूँ। अच्छा एक चीज़ बताइए यहाँ पे, अगर आपने देखा यहाँ पे एवरी नाउ एंड देन लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है देयर आर गोइंग टू बी बैड डेज की बात हो रही है, टफ डेज की बात हो रही है, मूड स्विंग्स की बात हो रही है, एंड ऑल थिंग्स नेस्टी दैट में, अच्छा बताइए, पुट ऑन आर हैप्पी डेज। अच्छा अगर ये जो चीज़ें होती हैं, बुरे दिन होते हैं, टफ डेज होते हैं, जो मूड स्विंग्स होते हैं, आपके जो खुशी वाले दिन हैं, जो आपके हैप्पी डेज हैं, उसको क्या करती है, मेकअप तो करेगी नहीं, मार्कर करेगी नहीं बच्चे, स्माइल थोड़ी करेगी, डैम्पर करेगी। डैम्पर मतलब क्या होता है, डैम्पर करने का मतलब कर्ब करना, डैम्पर करने का मतलब रिस्ट्रेन करना, यानी जिसको हम बोलते हैं रुकावट, जिसको क्या बोलते हैं, रुकावट। तो डैम्पर करेगी, पुट अ डैम्पर ऑन आर हैप्पी डेज। जाहिर सी बात है अगर आपके दिन अच्छे चल रहे हैं तो किसी तरह का टफ डेज होगा, मूड स्विंग्स होगा, बैड डेज होगा, तो आपको स्माइल थोड़ी आएगी, आप क्या होगा, डैम्पर होगा, यानी आपका डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको बता दीजिए एक बार, आप सभी लोग ट्राई करिएगा, कोशिश करिए आप आंसर देने का, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका आंसर करिए एक बार सभी बच्चे। नेक्स्ट क्या होगा कि थिंग्स नेस्टी, यहाँ पे हो गया डैम्पर ऑन आर हैप्पी डेज, एट एनी गिवन मोमेंट हाउ एवर वी आर द वंस हु कैन मेक अ गैप बिटवीन लेटिंग दिस ब्रिज ट्वाइस। स्पेशल एमटीएस मैराथन कब से चालू होगा? हो जाएगा बच्चे, एग्ज़ाम थोड़ा पास आने दो, कर देंगे, ठीक है। वो तो हमें पहले करना था, अप्रैल में एग्ज़ाम होना था, लेकिन ये एग्ज़ाम मई में लेकर के चले गए, जिसके चक्कर में ये हो नहीं पाया, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने आंसर क्या दिया, डिफरेंस आंसर दिया, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे देखिए कह रहा एट एनी गिवन मोमेंट, अच्छा आपके पास जो भी मोमेंट हो, ठीक है, चाहे आपका अच्छा बुरा जिस तरीके का भी मोमेंट हो, हाउ एवर वी आर द वंस हु कैन मेक अ चॉइस। देखो भाई
हम ऐसे देखो, आपकी ज़िंदगी में अच्छा या बुरा ये आप खुद चुनते हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है एट एनी गिवन मोमेंट हाउ एवर वी आर द वंस, हम वो हैं हु कैन मेक अ चॉइस, जो हम एक चॉइस कर सकते हैं। चॉइस बिटवीन, कहाँ पे, यहाँ पे दो चीज़ें लिखी गई है बच्चे, बिटवीन लेटिंग थिंग्स गेट इन द वे आर पुशिंग देम राइट आउट बाई। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ चुनने की बात हो रही है, तो ब्रिज गैप तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे चुनाव करने की बात हो रही है, यानी चॉइस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बिटवीन थिंग्स दिस थिंग्स गेट इन द वे आर पुशिंग देम राइट आउट बाई व्हाट। अच्छा एक चीज मैं आपको और थोड़ा बेटा आसान कर देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, पिछले वाले में आ जाइए। कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे साफ साफ और लिखा गया था, ठीक है, ओ आर। तो हमें पता है और का यूज हम किसके लिए करते हैं, ऑप्शन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, चॉइस। अगर आपने कंफ्यूजन है कि सर हम डिफरेंस क्यों नहीं लगा सकते, तो मुन्ना ये देखो और लगा है, और से तो और क्लैरिटी मिल गई, तो हम चॉइस की ही बात कर रहे हैं, हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं। और जब हमारे पास ऑप्शन होता है तो हम चीज़ों को चुनते हैं, तो चॉइस करते हैं। आगे बात समझ में, अब कंफ्यूजन दूर हो गया, तो आगे चले, पुशिंग देम राइट अवे बाई। यहां पे तीसरा होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, चौथा ऑप्शन यहां पे दे दिया गया है, ठीक है। तो थिंग्स आर पीपल, इन्वेस्टिंग मेक अस हैप्पी, स्पेंडिंग मेक अस हैप्पी, स्प्रेडिंग या एक्सपेंडिंग, ठीक है। देखो एक्सपेंड मतलब आप लोगों को पता ही होगा, एक्सपेंशन करने का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को आप एक्सटेंड कर रहे हो, एक्सपेंड करने का मतलब फैलाना होता है, ठीक है। स्पेंडिंग जानते हो, स्प्रेडिंग मतलब भी वही होता है, स्प्रेड और एक्सपेंडिंग। तो यहां पे बताइए क्या हो जाएगा आपका, आउट बाई व्हाट, इन्वेस्टिंग टाइम इन थिंग्स और पीपल। हम क्या करते हैं बच्चे, हम लोगों में मतलब चीज़ों में और लोगों में क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग टाइम। तो ये हो जाएगा हाउ एवर, यहाँ पे ये हो गया था बिटवीन लेटिंग दिस थिंग्स गेट इन द वे और पुशिंग देम राइट आउट बाई इन्वेस्टिंग टाइम इन थिंग्स और पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्पेंडिंग नहीं होगा। अगर आप स्प्रेडिंग लिख सकते हो तो आप एक्सपेंडिंग क्यों नहीं लिख सकते, दोनों का तो मीनिंग सेम है। अगर आप किसी चीज़ को स्प्रेड करते हो तो एक्सपेंड करते हो, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, स्पेंडिंग का कोई सेंस नहीं बनता, इन्वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, इसी कड़ी में गलती आप लोगों से बहुत हो रही है, इन्वेस्टिंग टाइम इन थिंग्स और पीपल, वेयर, विच, हुम या हु, ठीक है। अब ये बताइए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर खैर मैं आपको बताऊं तो वेयर का यूज़ हम करते हैं बच्चे प्लेस बताने के लिए, स्थान बताने के लिए। विच का यूज़ हम करते हैं नॉन लिविंग चीज़ के लिए, ठीक है, नॉन लिविंग। अगर मैं हु की बात करता हूँ, हु हम पर्सन के लिए डिनोट करते हैं, पर्सन के लिए जो सब्जेक्ट बताता है। मैं हुम का यूज़ करता हूँ, ये भी पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बताता है, ये भी बताया है। अब यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टिंग टाइम इन थिंग्स और पीपल हु मेक अस हैप्पी, यहाँ पे हम पर्सन की बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो विच और प्लेस तो ये पहले ही नहीं लगेगा, ये तो हटा दीजिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के लिए एक ही चीज़ बचा हमारे पास, डी। और लास्ट में देख लीजिएगा, ठीक है, पांचवा, यहाँ पे आई मेड इट बैक इट कॉलेज टू हेल्प मी डील विद द सम डिफिकल्ट टाइम्स दैट आई फेस देन, इवन टुडे एवरी नाउ एंड देन व्हेन थिंग्स गो राइट, फास्ट, रॉन्ग या स्लो। तो अब कह रहा है कि एवरी नाउ एंड देन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब भी चीज़ें गलत जाती है, आई ऑलवेज गो बैक टू दिस एंड वन आर मोर थिंग्स लिस्टेड हियर ऑलवेज लाइट्स मी अप। अब देखो बच्चे, यहाँ पे अगर ये बोल रहा है कि एंड वन आर मोर थिंग्स लिस्टेड हियर ऑलवेज लाइट्स मी अप, लाइट्स मी अप मतलब क्या हो गया, आपको थोड़ा सा, अगर आप लाइट अप हो जाते हो, लाइट अप का मतलब होता है एक तरीके से हैप्पी होना, खुश होना। तो वो खुश अगर हो रहा है तो इसका मतलब तभी बात कर रहा है कि जब चीज़ें गलत जाती है तो मैं पीछे जाता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, सोचता हूँ और मैं थोड़ा लाइट अप फील करता हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पर रॉन्ग होगा, तभी तो यहाँ लाइट अप दिया गया है, तो रॉन्ग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए, आप लोग ना अगर क्लॉस टेस्ट करना है तो खैर मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, एक ऐसा सेशन रखते हैं जिसमें डेली 20 मिनट का ही सेशन हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्लॉस टेस्ट और PQRS का सेशन हो। 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन PQRS के हों, या एक क्लॉस टेस्ट या 2 क्लॉस टेस्ट हम डेली करें, वो अपने टाइमिंग के ऊपर। खैर मेरा पूरा पैक्ड है टाइमिंग बच्चे, सुबह, दोपहर, शाम, तो उसका भी मैं सोच रहा हूँ जिससे थोड़ी हम प्रैक्टिस कर पाएँ। और आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप पूरा पढ़ते नहीं, समझते नहीं, कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं करते, तो उस बैच के अंदर क्या होगा, वो एक फ्री बैच होगा,
तो उस बैच के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि आपको हर चीज़ मैं बताऊंगा, हर चीज़ मतलब आप मेनली ना एक माइंड मेकअप के साथ आओगे यार, ये प्रैक्टिस बैच में आना है जो कंप्रेंशन वाला बैच है, जिसके लिए लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं आज की डेट में, मैं मार्केट में देख रहा हूँ। इसको भी हम यूट्यूब पे फ्री करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हर बच्चा आराम से चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। अगर आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, जो लोग और तैयारी करते हैं उनको इससे मदद मिलेगी, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो कमेंट भी ज़रूर करना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिए आप सभी लोग। और बताया था मैंने, मेरे दादाजी की 6 तारीख को 13वीं है, तो मुझे बच्चे 5 को पढ़ा के निकलूंगा मैं आप सभी लोगों को, तो 2 दिन मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए पहले से माफ़ी। और आप लोग समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे सर कहाँ गए, तो पहले ही मैं बता देता हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखो, नोट्स वगैरह बनाते रहो, पढ़ते रहो आप सभी के सभी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, रेलेवेंट कंटेंट है, बस पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, धन्यवाद।